हाय एवरीवन। कैसे हो बच्चों? लास्ट क्लास में हमने एनटीआर वर्सेस ओटीआर सीखा। बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट करा, सर अच्छा लगा, आपको कुल मिला के समझ में आया। देखते हैं अब हम क्या करेंगे, कुछ ना सजेस्टेड आंसर करते हैं, पूरा एज इट इज क्वेश्चन के पेपर उठाएंगे और अपन लगाते, और अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो अपन रिवीजन भी करेंगे, मैराथन भी करेंगे। राइट, आइए देखना शुरू करिए। ये सर मैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलूंगा। अभी जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमारा दिसंबर 2025 का एग्जाम हुआ है। राइट, ये दिसंबर 2025 का हमारा एज इट इज एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। तो अपन देखते हैं इसमें क्या आया था। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी कि ऑलरेडी आपको आ रही होंगी, तो आप मेरे से करके बैठे होंगे। अच्छा, नहीं आ रही होगी, आप मेरे साथ सीखेंगे, बहुत ही डिटेल्ड आंसर में कराऊंगा इसमें। राइट, ऐसा नहीं कि ये होता है ये होता है, ऐसे नहीं होता, समझाऊंगा सब कुछ। राइट, आइए सर, स्वागत है आप सबका। पहले हम टिक मार लेते हैं इस पे, और उसके बाद अपन इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लिखने का काम करेंगे, लिखना भी सब कुछ हमें ही है। देखिएगा, पहले सेक्शन, आप सबको पता है कंपलसरी होता है 15 क्वेश्चन एमसीक्यू और 30 नंबर। ओ भाई साहब, आइए। कह रहे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इन कैपिटल रिसीप्ट। सर देखिएगा, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं सर? वो 11वीं क्लास से रटते हुए आ रहे हैं, एक साल से ज्यादा वाला कैपिटल रेवेन्यू। जरा यहाँ पे देखेंगे कि जो कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, अच्छा जो है वो नहीं पूछ रहा। बोनस हमें रोज मिलते हैं, हाँ सर वो हर महीने महीने अपने को मिलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है सर। तो ये मैं क्या बोलूं कि ये तो है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? नहीं है कौन सा वाला पूछा जा रहा है। नो हाउ होता है सर, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। आगे कह रहा है कि कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर वैकेटिंग बिजनेस प्लेस, ये तो है। नहीं है वाला कौन सा हो जाएगा सर? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिविडेंड मिलते ही रहते। राइट, तो नॉट इन कैपिटल ऑसेट, ये हमारा आंसर बनेगा, पहले का सी बनेगा। राइट, आप भी मेरे साथ करते जाएंगे। अच्छा एक काम करें, आप कमेंट बॉक्स वगैरह में डालते जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपसे हो रहा है, करने से पहले या फिर कहीं लिखते जाओ, आप पूरा सजेस्टेड आंसर करना। राइट सर, चलेंगे आगे, पढ़िएगा क्या लिखा है। विद रेफरेंस टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961, असेसमेंट ईयर रेफर्स टू। असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं? हाँ भाई, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, उसके भी नंबर मिल रहे हैं, बच्चा जिंदगी भर तो वही रटता है, खत्म होने वाला है ना। आइएगा, कह रहा है कि द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, भाई जिस ईयर में इनकम कमाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। राइट, तो ये नहीं हुआ द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, नहीं हमारे यहाँ इनकम टैक्स में इसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ऑफ कोर्स हम कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते। द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर विल बी फाइनेंशियल ईयर। नहीं सॉरी, ये असेसमेंट ईयर। तो हमारे हमसे क्या पूछा जा रहा था? असेसमेंट ईयर। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा यहां पे सी बनेगा। तो यहां वाले पे क्या बना था हमारा? डी बना था। सॉरी, डी नहीं दोस्तों, ये सब तो मैंने गुल्टा मार दिया था ना, ये डिविडेंड। तो पहले वाले का सी, दूसरे वाले का भी सी। अच्छा आगे देखिएगा, as per the provision of the Income Tax Act 1961, if a domestic servant is engaged by the employer and a salary is paid by him, the perquisite, देखो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में नहीं आता। ये एम्प्लॉय कहां से सर? घर का सर्वेंट है। देखो कहां पे है, नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ स्पेसिफाइड ना, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। हाँ देखो, इसका भी सी ही बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला पढ़िए क्या कह रहा है कि एग्जम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54F। याद करो पहले तो, सेक्शन 54 का छोटा भाई था 54F। सब कुछ वैसे ही था, कुछ बातें कम थी 54F में, फॉर्मूला लगा के आपको दिया था, याद आया कैपिटल गेन की क्लास। आइएगा, हमसे क्या कह रहा है कि एग्जम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वगैरह 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 शैल नॉट बी अलाउड if the assessee on the date of transfer owns more than one houses, residential houses। देखो 54 में दो घर भी रहते थे अपन, विद कंडीशन अपन ले लेते थे, लेकिन इसमें क्या होता था कि एक घर से ज्यादा उसके पास ऑलरेडी है, एक घर से ज्यादा है, तो क्या 54F का एग्जम्पशन मिल सकता है? द आंसर इज नो। तो देख लो कहां पे है, अ हाउस विच इज सेल्फ ऑक्युपाइड, एक तो होना ही चाहिए रेजिडेंशियल, एनी रेजिडेंशियल मोर देन वन। हाँ जी, पहले तीन के सीसीसी लास्ट में हमने, पहले तीन के सीसीसी लास्ट में हमने क्या मारा? डी मारा चौथे में। राइट, यहां तक आपको ओके है? ये सारी बातें मेरे पास कलरफुल पीडीएफ में है, और मैंने आपको करा रखा, मैं यहां पे नहीं करा रहा, क्यों टाइम वेस्ट करना है यार। आइएगा, अगला देखिए कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। याद आया, हम दो, हमारे दो दो बच्चे बहुत अच्छे, कंपनी को मिलता था सर पीजीएपी में प्रमोशन के लिए। कंपनी, यहां पे ये हमारा आंसर है।
या कुछ बातें मान लो ये आपको नहीं पता है तो आप मेरे साथ रट लो। फैमिली प्लानिंग के लिए यहाँ पे मिलते थे सर। अगर देखिएगा डिडक्शन अंडर ओल्ड रेजिम, देखो डिडक्शन तो तीन को छोड़ के ओल्ड में ही मिलते हैं। अंडर सेक्शन जी 80G सर किसका वाला है, डोनेशन वाला है। आगे पढ़िएगा, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स इज अवेलेबल टू ऑल असेसीज। 80G में हमने देखा था सर डोनेशन वाला कोई भी असेसी हो, बैंक मोड में होना चाहिए था डोनेशन उसका। कभी अपन क्या करते थे, अगर मैंने 4 कैटेगरी बनाए थे, कैटेगरी ए वाले को 100%, बी वाले को 50%, सी और डी में पहले हम गति की कैलकुलेशन करते थे, गति को कैलकुलेट करके उसका 10% निकाल के और उतने का हम देते थे, राइट। तो यहां से हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अवेलेबल टू, द सिंपल आंसर इज ऑल असेसी। आइए, अभी तक कुछ भी बाहर का नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अच्छा सर, कौन सा डिफरेंस है कि कौन सा डिफरेंस नहीं है, कौन सा डिफरेंस नहीं है बताना है। हमसे कह रहे हैं कि बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड इन इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ जी चला जाता है, वेयर इज डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। ये तो सही है, हमसे नॉट वाला पूछा जा रहा है तो ये हमारे लिए गलत हो गया। डायरेक्ट टैक्सेस ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, ये भी सही है। इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स एविजन इज पॉसिबल, हाँ जी है। वेयर एज टैक्स एविजन इज नॉट पॉसिबल, हाँ सर देखो हमने तो कुछ सामान खरीदा, हम तो जीएसटी भर के चले आते हैं तो उधर चुराने का पंगा नहीं है। लेकिन हम इनकम कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा हम चुरा लेते हैं ना, मतलब सब लोग वाइट नहीं दिखाते। तो सर ये तीनों तो सही है, नॉट सही अब कौन सा आएगा, जब तीन सही हो गए तो नॉट सही कौन सा वाला आएगा सर, लास्ट वाला। जरा पढ़ लेते क्या है। डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, whereas indirect taxes are solely imposed by स्टेट गवर्नमेंट। का एक आप सर SGST सिर्फ लगता है, CGST हाई जीएसटी नहीं लगता, ऑफ कोर्स लगता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे इवन जो एक्ट है वही। तो सर ये गलत हुआ, ये बिल्कुल गलत है कि जीएसटी सिर्फ और सिर्फ कौन लेवी करती, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी नहीं करती। कैसी बातें कर रहे हो, हम आधा आधा बांटते हैं सर। आइएगा, तो मतलब मुझे नॉट वाला तो हमारे लिए सही तो ये बना ना, तो फाइनली जो क्वेश्चन के हिसाब से नॉट है वो डी वाला हमारा परफेक्ट आंसर बनेगा। अगला पढ़िएगा, एज पर द जीएसटी लॉ सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज 25,000 की बच्चों मिलती है। 25,000 पर मेंबर को दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्शन मिलती है। ये बातें हो सकती थी और क्लास के बच्चे शायद अवेयर ना हो, आप रट लेंगे इसको, पर मेंबर को सर 25,000 तक का ओल्ड एज होम का एग्जाम्शन मिल जाता है। आइएगा, अगला कह रहा है कि रूल 30 ऑफ CGST 2017 इंटर आलिया प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट शैल बी 110% ऑफ कॉस्ट। याद है बच्चों, एक जगह 90% करवाया था, एक जगह 110% करवाया था। टाइम प्लेस वैल्यू वाली क्लास याद करो उसके अंदर। तो बच्चों यहाँ पे कॉस्ट 110% से इवैल्यूएट किया जाता है, नहीं तो वो प्रॉफिट वाला मार्जिन दोनों में से विच एवर इज हायर का कंसेप्ट चलता था। तो यहाँ पे कॉस्ट पूछ रहा है तो 110%। आगे देखिएगा, अंडर द जीएसटी लॉ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज व्हेन इट इज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ रेल शैल बी, याद है समोसे हमने ट्रेन में रखवाए, फ्लाइट में रखवाए और खाए हमने कहीं हवा में, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी वाली बनेगी भाई, जहां से फर्स्ट लोड हुआ था ना, जहां से फर्स्ट लोड हुआ था सामान और वहां से चलना शुरू हुआ। अपन पढ़ लेते, वेयर द पैसेंजर ना द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ, हाँ सर बी वाला आगे पढ़ लीजिएगा, द पॉइंट वेयर इज द पैसेंजर टेक्स द सर्विसेज ना, जहां पे लोड हुआ था पहली बार, तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइएगा, हाँ जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी shall not be available, the same is not reflected in electronic ledger। अच्छा, लैंग्वेज नहीं पूछ रहा, इलेक्ट्रॉनिक लेजर फॉर्म पूछ रहा है, GSTR 2B, इलेक्ट्रॉनिक लेजर GSTR 2B। अच्छा बच्चा लोग एक काम करिएगा, ये फॉर्म नंबर, ये नंबर जो है ना कंपोजिशन के, रेगुलर के, ये सारे आप कल इवनिंग तक आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, चाहे कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, मैं टेलीग्राम पे अपलोड करके उसका लिंक इसमें डाल दूँ, राइट। ये फॉर्म से दो दो क्वेश्चन आ गए भाई, 4 नंबर तो ऐसे ही बन गए। इलेक्ट्रॉनिक लेजर होता है बच्चे, से तुम्हारा अकाउंट होता है ना कौन सा वाला, इंस्टाग्राम, इधर से क्लिक मारते फ्रेंड रिक्वेस्ट उधर चली गई, तो हमारे पोर्टल में भी 3 लेजर होते हैं, वो हमें दिखाता है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाला आईटीसी का क्रेडिट लेजर सर GSTR 2B में अपने को दिखाया जाता है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है कि वेयर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्रूव्ड अंडर रूल 9, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 6 नंबर फॉर्म में बच्चों, 6 नंबर फॉर्म में
सर्टिफिकेट अपने को मिलता है, और मान लो अगर खराब वगैरह रहता है, अपने को दोबारा रिवर्स करना पड़ता है, उसके लिए हम नेक्स्ट में जाते हैं। तो अभी के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 6 नंबर फॉर्म है, राइट। फॉर्म नंबर मुझे याद दिलाना, आप लोग याद कर दिलाओगे, मुझे याद रहेगा, फिर भी एक बार याद दिलाना कि फॉर्म नंबर आप कमेंट में सर्च कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा। अ पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, ये रेगुलर वाले भाई साहब नहीं, कंपोजिशन वाले भाई साहब हैं। हमारी क्लास में याद है, हमने अरेन का ब्रेकअप कराया था, बेचारे ने धुन वाला गाना लिखा था, धुन से भी अच्छा, और किसको बेच दिया था, नाम नहीं लेंगे सर। A person opting to pay tax under composition scheme under the GST law needs to file CMP composition 8 क्वार्टरली भरी जाती है। क्वार्टरली ढूंढो सर, क्वार्टरली तो दो जगह है। अच्छा ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हाँ जी, एंड CMP 04, a person opting to pay tax under composition scheme under the GST law needs to file composition scheme वाला फॉर्म 08 and CMP 04। मंथली रिटर्न के लिए, और ये क्वार्टरली ही जाता है। दोस्त देखना, इस पे थोड़ा सा स्टार लगाते, सुनिएगा। अगर ये क्वेश्चन सही है तो आंसर बनेगा बी, वैसे तो बनना ही नहीं चाहिए। अगर मैं यहां पे लिख दूं GSTR 4, GSTR 04, अगर ये CMP ना होके GSTR 4 है तो क्वार्टरली और सर एनुअली, डी आपका आंसर बनेगा इसका। एक बार आप सजेस्टेड आंसर चेक करेंगे उन लोगों ने इसका क्या मतलब कुछ क्या दिया है एग्जैक्टली exactly। अगर ये क्वेश्चन सही है तो आंसर तो, अगर ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे CMP की जगह GSTR बनेगा तो आंसर बनेगा डी। और ये एज इट इज सब कुछ सही है, तो फिर इनके हिसाब से क्या बनना चाहिए, क्वार्टरली, और सर क्वार्टरली तो कंफर्म है, तो बी बनना चाहिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर डी है। थोड़ा सा आप इसका जीपीटी जेमिनाई वगैरह कर लेंगे या फिर देखेंगे, सर मेरे हिसाब से तो ये डी ही होना चाहिए। आइएगा, हाँ जी। विद रेफरेंस टू कस्टम एक्ट 1962, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। आपको याद है ब्लू है पानी पानी, 200 माइल के पीछे वाला पानी ना मेरा ना तुम्हारा, याद है क्या? अरे हाँ सर याद। सी वुड बी आर फाइनल आंसर, 200 नॉटिकल माइल्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन फ्रॉम द बेस लाइन। हाँ जी सर, 200 ही होता है। उधर का बाकी बाकी का पानी सर, समंदर का पानी, ना हमारा ना तुम्हारा, वो समंदर का पानी। एज पर सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, सेफगार्ड ड्यूटी। याद है, मैंने ये सेक्शन 8B तो नहीं लिखवाया था बच्चों, लेकिन आप लोगों को छोटी छोटी थ्योरी लिखवाई थी, अलग अलग डंपिंग वगैरह वगैरह ड्यूटीज की एक्स्ट्रा कस्टम में, एक PDF दी थी। हाँ सर, कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड टू माने मैक्सिमम सेफगार्ड। मैक्सिमम देखो 10 साल के लिए लगाई जाती है, मिनिमम पूछता तो 5, मैक्सिमम पूछ रहे हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड टू कहां तक लगा सकते हैं भाई, 10 साल तक लगा सकते हैं। ये वाला आपको लर्न करना पड़ेगा सर, ऐसी ऐसी बातें भी ये पूछ दे रहे हैं, प्योर थ्योरी का है। और ये बातें तो मैंने इन सबके डेफिनेशंस वगैरह लिखवा रखे हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने ईयर तक रहेगा शायद बुक में मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज ये आपको क्या रहेगा, एक बार याद करना रहेगा, राइट। तो ये सब हमने कर लिया, हाँ सर कर लिया। अब एक काम करेंगे, इन्हीं बातों को यहां मैंने आपको बना दिया है फोटो, मतलब लिख दिया है, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कौन सा वाले का कौन सा हो। सेक्शन है हमारा कंप्लीट, अप्रॉक्स इधर से 30 मार्क्स तो अपने आराम से बन जाते, और एक आध को छोड़ के बच्चे ने सही ही करा होगा जिन्होंने एग्जाम दिया है। और जो देने वाले बच्चे हैं वो एक आध छोड़ के, आप मुझे बताएंगे कि MCQ आपको कितने आते थे, कमेंट बॉक्स में पक्का बताना है। देखो मैं लाइव देख रहा हूँ तुम लोगों को, पुनीत तेरे को तो माफी नहीं मिलेगी, तो तू लिखियो। बाकी मेरे मतलब कुछ बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी बच्चे ना ऑफेंड हो जाते हैं कि सर इनका तो आप ख्याल ज्यादा रखते हो। देखो लिखना रहेगा तुम लोगों को, ठीक है, सारे बच्चे लिखेंगे। चलिए सर, चलते हैं सेक्शन बी में, एक बार अपन देख लें कि है क्या। सेक्शन बी में कह रहा है, हाँ जी, कि नरेश हैं, 35 साल के हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जर्मनी में रहते हैं, हाँ जी, रेजिडेंशियल स्टेटस। अगला देखिएगा, क्वेश्चन 2A हो गया। 2B, ये सुरेश हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, 54 साल के हैं, और इनको सैलरी मिल रही है। हाँ सर, एक काम करूं बच्चा लोग, यार ये क्वेश्चन तो माने क्या हो गया, इसमें क्या है, क्या क्या है, बहुत सारे परक्विजिट अलाउंस हैं, लीव ट्रैवल, LTC, फैसिलिटी, लैपटॉप हो, चार चीजों का मजा नहीं आता, प्रोफेशनल टैक्स,
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 12% तक, बोनस है 1 महीने का। यार आइए एक काम करते हैं, पहले करते हैं इसको। ठीक है, बच्चे ने जिसने देखा होगा, जिन बच्चों ने ये एग्जाम दिया होगा भाई साहब, क्या तो मजे ही मजे हैं भाई साहब। आइएगा, लिखेगा सेक्शन बी अपन करने जा रहे हैं। सेक्शन बी आप भरने का काम खुद कर लोगे बच्चा लोग, मैं नहीं भर रहा, मैंने वहां टिक मार दिया। सर एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा, हाँ जी, थोड़ा लिख देंगे तो अच्छा लगता है कि बच्चे ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, वो तो कंपलसरी होता है सबके लिए। सेक्शन बी की हेडलाइन फ्रेश पेज पे देनी है, किसी भी बचे हुए पेज पे नहीं देनी। राइट, सेक्शन बी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक पेज पे सिर्फ एक क्वेश्चन करिए। अच्छा वो क्वेश्चन मानो सर अगले पेज पे शिफ्ट हो गया 2 लाइन के लिए ही, तो कोई बात नहीं है, उस पेपर को वहीं पे छोड़ दो, उस पेज को नेक्स्ट पे जाओ, नीचे लिख देना पीटीओ, पेज टर्नओवर, मतलब पेज आप स्विच करिए। राइट, ऐसे घिसी पिटी नहीं कर सकते एक ही में सब ठूस दे सर, ऐसे क्यों करना है भाई, आपको फ्री का मिल रहा है, आप वहां पे ले सकते हैं पेपर। मेक श्योर कि आप थोड़ी क्लैरिटी रखें। राइट सर, आंसर नंबर, आंसर नंबर 2A, आप यहां पे लिख सकते आंसर नंबर 2A, या फिर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A, जो आपको मन करे लिखिए। इसे आप किनारे पे भी लिख सकते हैं, आपका मन करे सेंटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है आपका है। जरा हम पढ़ लें हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। हाँ जी, एक बार पूरा क्वेश्चन डिटेल में पढ़ लेते हैं फिर करेंगे। मिस्टर नरेश हैं, 35 साल के हैं, गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू रिगार्डिंग हिज इनकम। रेंटल इनकम कंप्यूटेड है, ठीक है सर, रेंटल इनकम रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट इन जर्मनी। देखिएगा मैंने हमेशा आपको बोला है कि रिसीव, अकर और अराइज, इन 3 शब्दों में से एक भी इंडिया में हुआ है। मैं फिर से बोल देता हूं, रिसीव, अकर और अराइज, इन 3 शब्दों में से एक भी इनकम, एक भी ये वर्ड इंडिया में हुआ है दोस्तों, तीनों के लिए आप टैक्सेबल करेंगे, डजंट मैटर कि वो कौन सा है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर आरओआर, आरएनओआर, या फिर एनआर, तीनों के लिए। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है कि रिसीव हुआ है जर्मनी में, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जर्मनी। देखो भाई, अकर, अराइज, रिसीव, सब कुछ कहां हुआ, विदेश में, ये तो फॉरेन इनकम हो गई। और फॉरेन इनकम हो गई, एक ऐसा आदमी है कि उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है, उसका नाम क्या है, बहुत ज्यादा इंडियन। सर बहुत ज्यादा इंडियन कौन सा है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आरओआर के हाथ में ये क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा, और रिमेनिंग दो के हाथ में, कौन सा, आर एन ओ आर और एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। एक बार हम पहले देखते हैं, क्या तीनों के लिए निकालना है, रेसिडेंट आरओआर के लिए निकालना है और सीधे एनआर के लिए निकालना है। दोस्त तीनों के लिए तो निकालना भी नहीं है, 2 कॉलम बनेगी, एक पर्टिकुलर्स की और 2 अमाउंट की कॉलम। ठीक है सर, तो किसमें टैक्सेबल होगा ये वाला, ये 2,40,000 आरओआर का इनकम बनेगा, एनआर का इनकम नहीं बनेगा। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम जर्मनी, रिसीव्ड इन इंडिया, हाउ, मैंने बोला ना, रिसीव, अकर, अराइज, एक भी इंडिया में हो जाए सर, दोनों के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। 5 लाख, चलो सर, दोनों में टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका। देखो जब ये एग्रो इनकम कहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करता है सर, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। भाई देख तो लो कि एग्रो इनकम इंडिया की धरती पे भी है कि धरती बाहर है। सर लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका फॉरेन इनकम है, रिसीव्ड इन श्रीलंका, अगेन ये फॉरेन इनकम बन गई बच्चों, प्योरली फॉरेन इनकम, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। एग्रो करके एग्जाम्प्ट मत कर देना, एग्रो तभी तक एग्जाम्प्ट करोगे जब इंडिया की धरती पे होगा, विदेश की धरती है भाई, वहां से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप अमेरिका में रह के टमाटर उगा रहे हैं सर, वो इंडिया की धरती थोड़ी है कि आपको किसान मान के एग्जाम्प्ट कर देंगे, टैक्सेबल होगा सर। किसके हाथ में, ये फॉरेन इनकम बन रही है तो सिर्फ बहुत ज्यादा इंडियन, आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा, एनआर के हाथ में नॉट टैक्सेबल। ये तो बड़े इजी आ रहे हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन जर्मनी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन जर्मनी, और कुछ नहीं बोला, क्या हुआ, अकर कहां पे, अराइज कहां पे, मान के चलो रिसीव कहां पे, जर्मनी में, तो सर फॉरेन इनकम। अगेन ये कौन सी इनकम बन रही, फॉरेन इनकम बन रही, आरओआर के हाथ में टैक्सेबल, एनआर के हाथ में नॉट टैक्सेबल। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम, एक काम करूं मैं लिखना नू, मैं दोस्तों लिखना तो है ही ना, आंसर तो करना ही है, तो थोड़ा बच्चा लोग बोलेंगे ना, मैं लास्ट में लिखूं कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर नरेश फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। लिखिएगा आंसर, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर नरेश, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम
ऑफ मिस्टर नरेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। सर ये हमारा असेसमेंट ईयर तो 26-27 चल रहे हैं। कोई बात नहीं, ये जिस ईयर का था उसी हिसाब से कर देते। अगर रिक्वायर्ड रहेगा कि ये आज के हिसाब से करो, उस वक्त के हिसाब से करो, 25-26 के लिए करो या 26-27 के लिए करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे फर्क पड़ना रहेगा ना, मैं उस ईयर के लिए तो करूंगा ही करूंगा। मैं उस ईयर के लिए तो करूंगा ही करूंगा, इस ईयर के हिसाब से भी दिखा दूंगा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप कसम खा लो, आपको तो एक ही ईयर से करने हैं। कौन से वाले? आपके यहाँ असेसमेंट ईयर सिर्फ और सिर्फ 26-27 करना है, चाहे आप जून वाले हों या दिसंबर वाले। चलेगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक बनाना है नॉन रेसिडेंट। तीन भी पूछते तो हमारे लिए आसान ही था, और ये हमारा पर्टिकुलर्स। हाँ जी, मैं पॉइंटर्स डाल देता हूं सीधे 1 2 3 4। सर हम भी एग्जाम में ऐसे सिर्फ लिख दें और इधर ना लिखें तो क्या हमें पूरे नंबर मिल जाएगा? द आंसर इज नो, आपको लिखना पड़ेगा दोस्त। राइट? जो भी है उसमें से छोटा सा एक क्रक्स लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, रेंटल इनकम। आप इसमें पूरा क्या लिखेंगे? रेंटल इनकम फ्रॉम जर्मनी। आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। क्या लिखना है? रेंटल इनकम फ्रॉम जर्मनी। राइट? आप इतना लिख दें, आपका काम हो जाएगा। हाँ जी। फॉरेन इनकम है बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2,40,000। किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? आरओआर के हाथ में। और नॉन रेसिडेंट के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। सुनिएगा, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल फ्रॉम जर्मनी रिसीव्ड इन इंडिया, 5 लाख 5 लाख दोनों में। तो मैं ये मान के चलूं कि मैंने यहां पे लिख दिया दोनों में 5 लाख और 5 लाख। बच्चों एक बात बोलूं, या तो आपने पढ़ रखा है इसलिए आपको आसान लग रहा है, और नहीं पढ़ रखा मतलब मान लो, या फिर किस्मत की भी बात है कि जो बच्चों ने एग्जाम दिया उन्हें लॉलीपॉप क्वेश्चन मिल गए। आपको भी यही मिलेगा, सर टेंशन ना लो। हाँ जी, एग्रो इनकम है ही नहीं है, तो फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम पहले वाले के हाथ में टैक्सेबल होगी 6 लाख, दूसरे के हाथ में नहीं होगी। ठीक है। अगला लिखिएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन जर्मनी। फॉरेन इनकम मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि कुछ नहीं बोला तो जर्मनी ही है, तो पहले वाले के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आप कसम खा लो कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो पहला वाला आदमी है, इसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है। चाहे कहीं भी कमा लो, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर, पांचवा पढ़िएगा, रॉयल्टी रिसिव्ड फ्रॉम डीएचआई लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। देखो कंपनी इंडियन हो गई, माफ करेंगे? नहीं सर, 25 लाख दोनों के हाथ में है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। Royalty received from BHI Limited, an Indian company, for a product designed to be used in Italy, received in Germany, बैंक अकाउंट में 25 लाख। अच्छा, रिसीव कहां पे हुआ है? जर्मनी में। रॉयल्टी रिसीव कहां हो रहा है? रिसीव तो वहीं हो रहा है, लेकिन इसका लिंक क्या है बच्चों? डीम्ड टू बी, मान लिया जाएगा इंडियन कंपनी का है, आरओआर के हाथ में टैक्सेबल करें, एक विदेशी है और विदेश में ही मिला है, तो उसे इंडिया में टैक्स लेंगे? द आंसर इज नो। एनआर के हाथ में बच्चों टैक्सेबल नहीं होगा, और आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा। 25 लाख आप इसके हाथ में टैक्सेबल कर दीजिए। 25 लाख आप टैक्सेबल कर देंगे आरओआर के हाथ में, और एनआर के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मैं ठीक तो कर रहा हूं ना? ऑफ कोर्स ठीक कर रहा हूं सर। अगला देखिएगा, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। भाई इंडियन कंपनी यहाँ की जब है तो कुछ नहीं बोला, 5,40,000 दोनों में आप टैक्सेबल कर देंगे। 5 लाख
40,000 दोनों में टैक्सेबल कर देंगे। इंडियन इनकम है 5,40,000। हाँ जी, ग्रॉस टोटल इनकम आप निकाल दीजिए। और हमसे ग्रॉस से ही पूछा था। ग्रॉस टोटल इनकम सब जोड़ दो, उधर का 5 5 10,40,000 आ गया। 10,40,000 इधर का हो गया 2,40 5 5 2 7,40,000। 7,40,000 प्लस 6,00,000 प्लस 15,000 प्लस 25,00,000 प्लस 5,40,000, ये 43,95,000 बन रहा है। 43,95,000। देखो अभी तो ये स्ट्रीम पे मैं डालूंगा लाइव पे। आपको क्या करना है दोस्त, मेरे से पहले आंसर करके, और प्लीज प्रॉमिस करो नहीं छापना है इसको, राइट। आपका क्या करना है, जब मैं समझा रहा हूं उसी वक्त अपना रफ्तार चलाओ, ऐसे ऐसे करके जितना रफली हो सके लिखो, बाद में प्रेजेंटेशन कर लेना। ये पीडीएफ पीपीटी जो भी पीडीएफ है मैं अपलोड कर दूंगा। आप मेरे से पहले करके कमेंट बॉक्स में प्लीज डालिए। आदत लगाइए कि आपसे पहले मेरा हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपने इतना कुछ पढ़ लिया ना, आप ये क्या कर रहे हो, एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हो कि पिछले अगर कुछ अटेम्प्ट के 8 10 अटेम्प्ट के मेरे से लग रहे हैं तो फ्यूचर में आने वाला 11वां अटेम्प्ट नहीं लगेगा, गारंटी लगेगा सर, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, ऐसे पहले करने से बढ़ता है। आप करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, बाकी लोग भी डालेंगे, थोड़ा फायदा हो जाएगा यार, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा लोग ना इंटरेस्ट ले रहे हैं, राइट। आइए, अब कभी भी परोसा हुआ कुछ भी मत लो बच्चों, परोसा हुआ नहीं, सिर्फ आपकी मेहनत लगेगी। आप सिर्फ खुद से मेहनत करो भाई साहब। 2A हमारा हो गया, क्या हमसे कुछ ज्यादा पूछा था? नहीं। खत्म हो। 2B, अच्छा मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, ऐसे स्लो लिख रहा हूँ तो मे भी टाइम लग जाए, लेकिन थोड़ा सा रफ्तार में खींचते हैं, राइट। एक बार पढ़िएगा ये मिस्टर, अच्छा क्वेश्चन नंबर बी सैलरी का है। मिस्टर बी सुरेश हैं, सॉरी मिस्टर बी, मिस्टर सुरेश और रेसिडेंट इंडिविजुअल एज्ड फॉर 54 ईयर्स, मतलब जवान है, 60 साल से कम के हैं ये। इज एम्प्लॉयड एज अ जनरल मैनेजर विद BNHA लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। He receives the following information recognized financial year 24-25, माने असेसमेंट ईयर 25-26। सुनिएगा, बेसिक सैलरी इन्हें अप्रैल के महीने से दिसंबर पूरा मिला है 70,000। तो सर कितने महीने हो गए अप्रैल से लेकर दिसंबर तक? 9 10 11 12 9। और जनवरी से मार्च 3 महीने इन्हें 85,000 मिले हैं, इंक्रीमेंट हो गई है, उससे पहले इन्हें 70,000 मिलता था, मतलब पूरे साल इन्होंने जॉब करी है। इजी। डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, जो ये दोनों का आएगा तुम्हारा बेसिक, उसका 50% कर देना डीए हो जाएगा, और डीए नॉट फॉर्मिंग फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स निकालना होगा तो देखेंगे। आइए सर, 100% नॉट फॉर्मिंग है। बोनस इज इक्वल टू 1 मंथ बेसिक सैलरी पेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024। नवंबर की सैलरी कितनी चल रही थी? 70,000। तो बोनस कितना मिला? 70,000 एक महीने की सर। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, देखो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 19% ऑफ बेसिक सैलरी। सुनिएगा, बेसिक का 19% किसने डाला है? एम्प्लॉयर ने। एक बात बोलो, 19% तुम डाल दो, तुम्हारी मर्जी, तुम कितना भी डाल दो। एग्जाम्पशन तो आरपीएफ का 12% तक ही मिलता है। एक्सेस 13 14 15 16 17 18 19, 7% अपन क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। एग्जाम्पशन कितने की मिलेगी आरपीएफ में? सिर्फ 12% का। ये तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट करा है सर, तो एम्प्लॉय ने अपने पैसे कंट्रीब्यूट करे हैं टैक्स कटवाने के बाद, तो वो इनकम थोड़ी है कि इनकम टैक्स में जाएगा ना, वो सैलरी है। हाँ लेकिन याद है सर डिडक्शन देते थे? हाँ डिडक्शन याद आ गया सर, एटीसी में आप देते थे डीएचएल रेस्ट, याद करो। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का आप वहां पे डिडक्शन देते थे एटीसी में, लेकिन अगर एनटीआर रहेगा तो तुम भूल जाओ, एनटीआर में तो सिर्फ 3 ही है और कुछ नहीं मिलता सर। तो एक बार हम लास्ट में जाके पहले पढ़ लें किससे करना है। मिस्टर सुरेश इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग ही डिड नॉट ऑप्टेड आउट। सुनिएगा, बच्चा लोग कह रहे थे he did not opted out of default tax regime। देखो डिफॉल्ट टैक्स regime बाय डिफॉल्ट नया वाला है, उसने ऑप्ट आउट नहीं करा।
ऑप्ट आउट नहीं करा, मतलब वो कहां पे है, नए वाले में ही है। तो आपको न्यू टैक्स रेजिम से ही इसको करना है। उसने ऑप्ट आउट नहीं करा। आउट लग जाने का मतलब स्विच करना दूसरा, आउट नहीं हुआ, जहां था वहीं है, तो था कहां, न्यू टैक्स रेजिम में। तो न्यू टैक्स रेजिम से क्वेश्चन को करना है तो एक बात बोलूं, सारे दोस्तों वो क्या क्या डिडक्शंस वगैरह भूल जाओ, सैलरी में क्या एग्जाम्पशंस भूल जाओ। और सर 16(1)(a) तो मिलेगा 75,000 का, 2 और 3 नहीं मिलेगा, एलटीसी वगैरह है तो नहीं मिलेगा। तो जरा एलटी, हाँ देखो, लीव ट्रैवल कंसेशन 80,000 फॉर हिमसेल्फ, हिज वाइफ, 3 चिल्ड्रन। देखो ये तो मिलेगा ही नहीं, कल ही मैंने बताया था, आपको याद है, ओल्ड वर्सेस न्यू मैंने सिखाया था आपको। तो एलटीसी एनटीआर में नहीं मिलता। सर अगर ये ओटीआर का क्वेश्चन होता तो कैसे करते। देखो दोस्तों, आपने बोला था ना यहाँ पे कितने हैं, 3 चिल्ड्रेन, एज 3, 7, 12, और ये अलग अलग, मतलब अलग अलग बच्चे हैं, राइट, ट्विंस और ट्रिपलेट वगैरह एक साथ के बच्चे नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे सर, लीव ट्रैवल कंसेशन 80,000 फॉर हिमसेल्फ एंड वाइफ। तो एक काम करते, हम 80,000 को डिवाइड कर देते 5 से, और एक बच्चे का हटा देते, उतने का नहीं मिलता, बाकी का एग्जाम्पशन मिल जाता। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 5, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो है ही नहीं तो मैं क्यों करा रहा हूं। ये तो न्यू टैक्स रेजिम का क्वेश्चन है, न्यू टैक्स रेजिम में सीधे काट दो, हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, हाँ जी, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर बोथ ऑफिस। देखो लैपटॉप मिला है, मैंने आपको बोला था ना, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब चीजों का मजा नहीं आता आपको, ये आपको परेशान करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आपको रात के 2 बजे जगा के ना आपसे मेल करवाया जा सके, ये करवाया जा सके, इसका मजा नहीं आया। राइट, तो हम सर इसको क्या करेंगे, टैक्सेबल करें, 1 रुपया आपके हाथ में फैसिलिटी पर टैक्सेबल नहीं होगा। राइट सर, आइएगा, तो यहाँ पे क्या करूं, क्या कुछ भी टैक्सेबल होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, इसको आप नील करके लिख देंगे। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन बना भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ, आइए सर, आंसर नंबर 2B, 1B, no 2B, we are doing 2B, आंसर नंबर 2B। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर, जो भी नाम है, हेडलाइंस वगैरह फॉर्मेट बहुत जरूरी है बच्चा लोग, प्रेजेंटेशन बहुत क्लीन रखें, उसी बात के नंबर मिलेंगे, सब कुछ सही होने के बाद भी कई बार 4 नंबर मिल जाते हैं। तो आप मेक श्योर करेंगे कि जो कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर, क्या नाम है इनका जी, सुरेश, फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 का ये क्वेश्चन है। मैं बार बार याद दिलाना चाहूंगा, हमारे एग्जाम में 26-27 का आएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ जी, सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक सैलरी, आप रफ्तार दिखाओ, मेरे करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालो, फाइनल आंसर के बाद मैच करो और लिखोगे यस, यस माने सही, या फिर राइट या फिर रॉन्ग लिख देना कि मेरा ये क्वेश्चन नंबर दिस सही है या क्वेश्चन नंबर दैट गलत है। राइट, ईमानदारी दिखाएंगे। हाँ जी, जनवरी से, सॉरी, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, कितना मिलता था हमें, 70,000। हाँ जी, 70,000 इंटू में 9 महीने, 70,000 इंटू में 9 मंथ्स, और सर फ्रॉम जनवरी टू मार्च, 85,000 अपने को मिलता था, 3 महीने। जो भी आएगा लिख के आउटर कॉलम में निकाल दीजिए। 70,000 इंटू में 9, 6,30,000,
85,000 इंटू में 3 महीने, 2,55,000। हाँ जी, 2,55,000 प्लस में 6,30,000, ये हम दिखाएंगे 8,85,000 आउटर कॉलम में। 8,85,000 ये हमारा आउटर कॉलम में चला जाएगा। राइट सर, तो बेसिक सैलरी अपना हो गया। अगला आपने को क्या करने का है, डीए 50% ऑफ बेसिक सैलरी। हाँ जी, यहां आप लिखेंगे डियरनेस अलावेंसेस। सर डीए लिख सकते हैं क्या, इन्होंने भी डीए लिखा है, हाँ लिख सकते हैं, डियरनेस अलावेंसेस वाला शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा। मेक श्योर करें कि आप कभी भी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल ना करें, टाइम है तो थोड़ा सा तुम समझ जाओ यार। डियरनेस अलावेंसेस, हाँ जी, 885 का 50%। एक गलत तो सब गलत। कितना आता है जी, 4,42,500। ये डीए हो गया। डीए के अलावा अपने को क्या मिला है, बोनस मिला है नवंबर के महीने का 70,000। सीधे लिखिए बोनस, नवंबर के महीने में 70,000 बाहर जाके। आप समझ गए ना सर, 70,000 क्यों, 85,000 क्यों नहीं, क्योंकि जब मिला था नवंबर में मिला था 1 महीने के बेसिक सैलरी के बराबर। राइट सर, चलेगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, यहां लिखेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ में जितना भी मिलता है सर, 19% मिला है बेसिक का, 19% ऑफ बेसिक सैलरी। तो कितना मिला है सर, 8,85,000 बेसिक सैलरी है, 8,85,000 बेसिक सैलरी है का 19%, 1,68,150 मिला है। 1,68,150 मिला है। इसमें से दोस्तों एग्जाम्प्ट कितना होगा, क्या सारा सर टैक्सेबल हो जाएगा, द आंसर इज नो। एग्जाम्प्ट अप टू 12%, एग्जाम्प्ट एट द रेट 12%। हाँ जी, इसका 12% निकालिएगा। अगर ये 19% है तो एक काम करूं, मैं सीधे 8,85 का ही ना निकाल लूं, 8,85,000 का ही, 8,85,000 का ही मैं सीधे निकाल लेता हूं बच्चों, 12%। सर कितना आ जाएगा, 1,06,200। इतना आप माइनस कर लो, एक्स्ट्रा विल बी टैक्सेबल। सर ऐसा नहीं कर सकते थे कि हमें पता ही है 12%, तो वो एक्स्ट्रा 7% आ रहा है, सीधे 7% टैक्सेबल कर दें इसमें लिख के, नहीं सर, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो माइनस कर दो, मैं 1,68,150, ये कितना आ जाएगा, 61,950, 61,950। सब सही चल रहा है ना, 61,950 टैक्सेबल। हाँ जी, ये हमारा हो गया। हमें न्यू टैक्स रेजिम से करना है, ख्याल रखना। प्रोफेशनल टैक्स पेड 10,000, आउट ऑफ विच 5,000 वॉज पेड बाई एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ। देखो कोई भी ऑब्लिगेशन किसका, एम्प्लॉयर का, सॉरी एम्प्लॉय का। कोई भी एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो एम्प्लॉय के हाथ में वो परक्यूजिट बनती है, क्योंकि उसको मजा आया। कितने का मजा आया, 10,000 बन रहा था, 5,000 पे किया है, 5,000 इसने खुद किया होगा, तो 5,000 का मजा आया। हाँ सर, तो यहां पे फैसिलिटी के नाम पे मैं क्या लिखूंगा, फैसिलिटी, या फिर क्या लिखूं, पूरा इसका नाम क्या बनेगा सर, एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मेड बाय, किसने पे करा, एम्प्लॉयर, वाई ई आर माने एम्प्लॉयर। हाँ जी, कोई भी एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो एम्प्लॉय के हाथ में वो फैसिलिटी बनती है। तो परक्विजिट कितने का बना सर, 5,000 रुपए का।
अब यहाँ पे गेम है, थोड़ा सुन लो, क्योंकि मेरा काम समझाना है बच्चों में, सिर्फ आंसर नहीं कर रहा, आपको एनटीआर ओटीआर दोनों से समझा के चल रहा हूँ, और ये प्लीज बहुत जरूरी है। 5,000 का मजा आया, 5,000 टैक्सेबल कर दिया। अब सुनना जरा, 16, 2 और 3, 2 में अपन क्या करते सर, इसको घटा देते पूरा का पूरा 10,000, अगर ये ओल्ड टैक्स रेजिम होता। 16 1A में 50,000 आप घटाते, और 2 और 3 में याद है एंटरटेनमेंट टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स आप घटाते थे। हाँ सर, तो हम घटा देते यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से 10,000 रुपए, अगर ओल्ड टैक्स रेजिम होता। दिस इज न्यू टैक्स रेजिम, तो इसमें क्या घटाने को मिलेगा? द आंसर इज नो, सब छीन दिया भाई। तो चलो कोई नहीं, ये हमने लिख दिया। इसके अलावा क्या है, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, फैसिलिटी मैंने काट दी, लैपटॉप फैसिलिटी, तो यहां पे लिख दूं जरा क्या? हाँ लिख दो, नील करके लिख देना बच्चों, यहां लिख दो लैपटॉप फैसिलिटी, ये परक्विजिट नहीं बनता है, बाहर जाके लिख दो नील। याद है मूवेबल असेट यूज, मूवेबल असेट यूज की फैसिलिटी बनती थी, हाँ सर याद आ गया, ये नील बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 चीजों का आपको मजा नहीं आता, इसके अलावा एसी फ्रिज टीवी वगैरह दे दे उसका मजा आता है, तो आप वैल्यूएशन निकालते थे उसका। आइए सर, अब क्या बचा है? एलटीसी, एलटीसी सर नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम में, तो लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, न्यू टैक्स रेजिम से कर रहे हो तो लिख दो, लीव ट्रैवल कंसेशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो सर क्या बन गया हमारा? वैसे ये रिक्वायर्ड है क्या? नो सर, नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं था ये, तो चलो हम लोग मैक्सिमम सेफ साइड दिखा दे रहे हैं। ग्रॉस सैलरी कितनी बनी दोस्त? ग्रॉस सैलरी सबको जोड़ दूं, 885, 8,85,000 प्लस 4,42,500 प्लस 70,000 प्लस 61,950 प्लस 5,000, ये 14,64,450। कुछ तो गलत हो रहा है। लीव ट्रेवल, ओहो माय गॉड, ओ माय घोष। सर एक बात बताना, एलटीसी का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, माफी नहीं मिलेगी का क्या मतलब हुआ? एलटीसी का माफी नहीं मिलेगा का मतलब है फुल्ली टैक्सेबल हुआ ना मेरे भाई। क्या कर रहा हूं मैं? एलटीसी फुल्ली, ये छोटी छोटी बातें ना देख लो, मतलब वही दिमाग हर जगह रहता है ना, तो कहीं नहीं हो पाता। एग्जम्पशन नहीं मिलेगा का मतलब है फुल्ली टैक्सेबल, कितना मिला है? 80,000। ये क्वेश्चन आई थिंक एक बच्ची ने भी पूछा था, उसका नाम है फाइजा, मुझे याद आ गया, सेम क्वेश्चन उसने पूछा था। सुनिएगा दोस्त, मैं क्या करता अगर ओल्ड टैक्स रेजिम ये होता, तो क्या करता, 80,000 में से माइनस कर देता कुछ, और कुछ होते टैक्सेबल, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल नहीं मिलेगा। एक बार जोड़ के देखिएगा सर अब कितना आ रहा है। अब हमने सही करा है सब कुछ, हाँ जी, 8,85,000 प्लस 4,42,500, 70,000, 61,950, 5,000 प्लस 80,000, 15,44,450, 15,44,450। ठीक है, और हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। हाँ जी, 16 में कौन सी वाली? 1A, स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सी वाली? 1A वाली, जो कि न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 कर दी गई है, ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 मिलता है। क्या रिमेनिंग एम्प्लॉयमेंट टैक्स के लिए मैं लिखूं यहाँ पे? सर नहीं मिलेगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको मत लिखो। इसको घटाने के बाद जो आएगा दोस्त, वही आपका क्या बनेगा, टैक्सेबल सैलरी।
माइनस कर दो 75,000। हाँ जी, कितना? 14,69,450। 69,450, ये हमारा क्वेश्चन बना। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, बीच बीच में बहुत सारी बातें बोलना, समझाना, ये करना। आई थिंक हम थोड़ा जल्दी और कर सकते हैं, और मुझे करना ही पड़ेगा। राइट, चलिए, कोई बात नहीं, होता है। डिटेल्ड माने डिटेल विद रिवीजन, कि आपको ना कोई और जरूरत ही ना पड़े भाई। चलो, ये हमने कितने कर लिए सर? कितना? 14 नंबर इधर से अपना और 30 नंबर उधर से अपना। 30 और 14 सर कितना कर लिया आपने? 44 मार्क्स का तो आपने अटेम्प्ट कर लिया। आगे चलते यार, फेल होने से तो मतलब बच गए अब, मतलब बाकी अब एग्जामिनेशन के लिए काम करेंगे। आइए सर आगे देखते। ये मिसेस सेजल हैं। अरे सूजल याद है? सूजल अपनी क्लास का बच्चा है, सूजल, लेकिन वो तो मिस्टर है। आइए सर, मिसेस सेजल हैं 52 ईयर्स की, ओनर हैं एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की। द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस प्रीवियस ईयर जो भी है 24-25 का, इतना गिवन है अपने को। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव कितना हो रहा है इनको हर महीने का? सर 22,500। म्युनिसिपल टैक्सेस 10%, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू का निकाल देंगे, वो पेड बाय मिस्टर सेज, मिसेस सेजल। सुनिएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस कब घटाते थे? जब चार कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। चारों कंडीशन क्या थी? पेड होना चाहिए, पेड बाय, ऑनर होना चाहिए, लेवी होना चाहिए, और लेवी बाय म्युनिसिपालिटी होना चाहिए था। अगर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह लेवी कर दे तो घटाने को नहीं मिलता था। यहाँ पॉजिटिव अजम्पशन कि सब कुछ ओके है, तो हम 10% घटा देंगे। कितने का सर? म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल वैल्यू है 1,80,000, 1,80,000 का 10, 18%, 18,000 तो आप घटा दें। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बिगन इन अगस्त 2017 एंड वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त 2020। ठीक है सर। मिसेस सेजल took a loan of rupees 5 lakh on 1st September 2017 for the construction of said property. Mrs. Sejal paid interest on loan 15% per annum, and every month such interest was paid. The entire loan is outstanding. मतलब कुछ भी पे नहीं करा प्रिंसिपल का? नहीं सर, एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है सर, क्वेश्चन टफ हो सकता था और, लेकिन ये आसान है। आसान कैसे है? क्वेश्चन में दम नहीं है, इजीली कर लेंगे अपना वो फॉर्मेट बना के। बस इसमें हमें ये चीज दिखाना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बच्चों याद है? पीसीवाई, पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी ब्याज होता था, जब हमारे पास घर है उस ईयर में तो हम 24B का इंटरेस्ट घटाएंगे। जब तक घर ही नहीं है तो रिटर्न फाइल नहीं होता था, और लोन पहले का ले रखा है तो उसका जो ब्याज हर साल आ रहा है उसको हम क्या करें? तो प्री कंस्ट्रक्शन ईयर के जो ब्याज होते थे सब कुछ निकाल के जिस ईयर में रिटर्न फाइल करते थे उस पुराने वाले को डिवाइड कर देते थे 5 साल से, और 5 साल से डिवाइड करने के बाद अपन क्या करते थे? एक एक साल में करेंट ईयर का और प्लस वो प्री वाले का, दोनों को जोड़ के सर, दोनों को जोड़ के अपन क्या करते थे? घटाते थे। तो करेंट ईयर का तो बड़ा इजी है सर, 5 लाख का लोन है, 15%, 75,000 होता है। करेंट ईयर का इंटरेस्ट 24B में आप घटा देंगे 75,000, और पीसीवाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, तो इजी है, आगे आप पढ़ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। Analyze the income from house property chargeable in the hands of Mrs. Sejal for the assessment year 25-26, assuming Mrs. Sejal exercise the option of default tax regime. न्यू टैक्स रेजिम से कर रही हैं। इंडिकेट क्लियरली द रीजन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम्स। ठीक है सर, कर दें। ये भी न्यू टैक्स रेजिम से आ रहा है, न्यू टैक्स रेजिम आप खून में रखेंगे सर। आइए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिसेस सेजल। हम करने जा रहे हैं आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3। कंप्यूटेशन ऑफ taxable income from house property of Mrs. Sejal for the assessment year
2025-26। हाँ जी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट सब कुछ सही चल रहा है ना? मैं एक बार देख लूं। हेलो हेलो। हाँ जी सर, सब सही चल रहा है। पक्का? यस सर, एवरीथिंग इज गुड। मजे की बात है, आगे चलो। चलिए, फॉर्मेट याद करो, कहां से शुरू करते थे? ग्रॉस टोटल इनकम से। लिखिएगा, जीटीआई, ग्रॉस जीटीआई, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू सर कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा देंगे। मान लो जीएवी आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, लेस कर दो दोस्त इसमें से। म्युनिसिपल टैक्स बोलो या फिर हाउस टैक्स बोलो, जो मन करे करो। कितने का सर? 18,000 का। आउटर में ही दिखा दो मन करे तो। 18,000 सर कैसे लिखा आपने? याद है म्युनिसिपल वैल्यू 1,80,000 की थी, उसका 10% मैंने निकाल लिया। कुछ नहीं लिखा है तो सारी बातें मैं सेटिस्फाई मानूंगा। जीएबी सर निकाल लेंगे थोड़ी देर में। हाँ जी, जीएबी माइनस म्युनिसिपल टैक्स क्या आ जाएगा सर? एनएवी आ जाएगा। एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। एनएबी जितना भी आएगा इसमें से आप लेस करते हैं 24, लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब 24 में भी दो बातें होती थी, 24A और 24B। 24A होता था स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी। एनएवी आ जाएगा तो उसका 30% निकालना आ जाएगा। हाँ जी, ये घटाते थे इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। और यही पंगा है इस क्वेश्चन में, इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। जैसे ही ये दो बातें घटा देंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनके तैयार है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी, दो वर्किंग बनानी है। आइए बनाइए वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ जीएबी। सर क्या मुझे हेडलाइन लिखनी पड़ेगी वर्किंग नोट के? मैं कह रहा हूं ना कि पूरे नंबर चाहिए तो हर चीज करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ सही होते हुए भी 7 नंबर में से मैंने बच्चों के 4 नंबर आते देखे हैं। तो भाई देख लो, एक नंबर मैटर करता है यहाँ, तो 3 नंबर का सवाल है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। चलिए सर, पहले तो देख के बताओ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूं, तो आपने 6 कैटेगरी बांट रखे हैं हाउस प्रॉपर्टी में। अब मैं इतना नहीं बता सकता, टाइम वेस्ट होगा। कैटेगरी नंबर 1 फुल्ली क्या रहेगा सर? 12 महीने क्या रहेंगे? लेट आउट रहेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके मैंने बताया है। इस घर को देखो, कहीं भी ऐसा लिखा गया है कि घर के साथ क्या हुआ है? सर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं एक मान के चलूं, इसने बोला है कि 22,500 पर मंथ का किराया आ रहा है, तो मैं मान के चलूं कि 12 महीने ये लेट आउट रहा होगा।
मानना ही पड़ेगा सर, दूसरा ऑप्शन ही नहीं, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कि कितने महीने रहा है, वैकेंट रहा है कितना महीने ये। तो 12 मंथ्स ये लेट आउट मानेंगे कैटेगरी नंबर 1। पक्की बात है सर? हाँ जी, 12 मंथ्स लेट आउट कैटेगरी नंबर 1। लेट आउट फॉर होल प्रीवियस ईयर, हम क्या मान के चल रहे हैं दोस्तों? लेट आउट फॉर होल प्रीवियस ईयर। हाँ बोलो हाँ। ऐसे केसेस में जीएवी क्या बनती थी? जीएवी हमारी बनती थी ए आर आर और ए एल वी विच एवर इज हायर। क्या बोल रहे हो सर? आप फुल फॉर्म में लिखना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ए आर आर और ए एल वी विच एवर इज हायर। ए आर आर का मतलब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, और दूसरा एनुअल लेटिंग वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट भी आप बोलते हो बच्चा लोग, राइट? अभी के लिए मैं जो मैंने पढ़ा है वो बोल रहा हूं। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और एनुअल लेटिंग वैल्यू में से जो ज्यादा रहेगा वही क्या बनेगा बच्चों? जीएवी बनेगा। सवाल ये आता है कि सर एआरआर कैसे निकलता था? याद करो। हाँ जी, एक्चुअल एआरआर निकलता था, एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज रेंट। एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज रेंट, कुछ लेके भाग गया तो अनरियलाइज रेंट। इस क्वेश्चन में कुछ भी लेके भागा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और महीने का हमें किराया कितना दे रहा था? 22,500। तो सुनना जरा, मैं मान के चलूं कि 22,500 पूरा 12 महीने मिला है। हाँ जी सर, तो यहां पे लिख दो 22,500 मल्टीप्लाई बाई 12 महीने। तो पूरे साल हमें कितना मिला है? अनरियलाइज नहीं है, माइनस कर देता हूं मैं नील, कुछ नहीं लेके भागा, तो ये कितना आ जाएगा? 22,500 मल्टीप्लाई बाई 12 महीने। क्या कर रहा हूं मैं? 2,70,000 दोस्तों। 2,70,000 मेरा ए आर आर आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं 2,70,000। अब मुझे क्या चाहिए बच्चा लोग? एनुअल लेटिंग वैल्यू। हाँ जी सर, पॉइंट नंबर 2। एनुअल लेटिंग वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू अ स्टैंडर्ड रेंट, माने विच एवर इज लोअर। तो सुनना जरा, मैं क्या लिखूं? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर आएगा, और इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, इन दोनों में से जो लोअर आएगा वही दोस्तों क्या बनेगी? हमारी एनुअल लेटिंग वैल्यू बनेगी। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू 1,80,000 और 2,36,000। 1,80,000 और 2,36,000। दोस्तों इसमें से हायर कौन सा हुआ? 2,36,000 किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट हमारा 2,20,000 का है, 2,20,000। तो लोअर इसमें से क्या बनेगा? 2,20 और 2,36 में से 2,20, तो फाइनली 2,20 हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 2,20 हमारा क्या हो जाएगा? एएलवी हो जाएगा। तो सुनना, 2,20 को उठा के मैं ले जाऊं ऊपर? हाँ जी सर, यहां पे ले जाओ। अब सुनिएगा, एआरआर और एएलवी निकल गए, इन दोनों में से जो हायर, हायर कौन सा है दोस्तों? 2,70,000। फाइनली हमारी जीएवी कितनी बनेगी? सो जीएवी इज इक्वल्स टू 2,70,000। देखो इसके बहुत सारे शॉर्टकट भी हैं, लेकिन कई बार शॉर्टकट फेल हो जाते हैं। सारी बातें लिख के उसका हायर निकाल दो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं एआरआर एएलवी एक्सपेक्टेड रेंट सब लिख के उसका हायर निकाल देते हैं। मैंने बहुतों को जाना है, देखता हूँ, हर बार वो काम नहीं आती दोस्तों। लेस देन, ग्रेटर देन, अलग अलग केसेस में देखना रहता है, तो शॉर्टकट के पीछे ना जाए, मेक श्योर कि कंसेप्ट आपका होना चाहिए। ये कंसेप्ट था सर, 2,70,000 से शुरू करते हैं। आइए, 2,70,000, इसमें से माइनस कर दीजिए 18,000,
ये आ गया 2,52,000। हाँ जी, 2,52 मैंने माइनस कर दिए, सॉरी 18,000 माइनस कर दिया, 2,52 आ गया। 2,52 एनएबी इसका 30% मल्टीप्लाई बाय 30%, 75,600। पहला लेस कर दिया मैंने 75,600, ये तो इजीली निकल गया। प्रॉब्लम कहां पे है सर? प्रॉब्लम ये है कि आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। आइए वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, मेरा तो पेज भर गया, मैं इधर लिख देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन। चलिए बच्चा लोग, देखो होम लोन, एक तो करेंट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा, उसको तो मैं लिख लेता हूं। करेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का ही तो हम घटाते हैं ना, प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि 5 लाख लोन लिया गया है और उसका 15% हर साल ये ब्याज भरते हैं। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में इन्होंने कितने का ब्याज भरा होगा? 5 लाख का 15,000, 5 लाख का 15% विच इज 75,000। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, एक बात तो पक्की है कि सर प्रीवियस ईयर में जो इन्होंने इंटरेस्ट भरा है बैंक को वो 75,000 का भरा है। अब मुझे निकालना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जब से लोन लिया तब से कुछ चुकाया नहीं है, और कब तक सर? मुझे इस साल का निकालना पड़ेगा और उतने साल का एक बार चेक करना रहेगा। सब ठीक चल रहा है? मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूं यार, इतना नहीं समझाना था, या मुझे ऐसे ऐसे कर देना चाहिए? कोई बात। आप एक काम करो बच्चों, इंटरेस्ट निकाल के मुझे दिखाओ, कब से लोन लिया गया है से लेके इस प्रीवियस ईयर के एंड तक का, प्रीवियस ईयर से पहले का। जब कंप्लीट हो गया उससे 31 अगस्त 2020, उस ईयर का एंड तक का सुनिएगा। मिसिस सेजल टुक अ लोन ऑफ ₹5 lakhs ऑन 1 सितंबर 2017। 2017, 1 सितंबर 2017 से तो लोन शुरू हो गया। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट प्रॉपर्टी मिसेस सेजल पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 15%, इतना इतना इतना, एंड एवरी मंथ सच इंटरेस्ट वाज पेड द इंटायर आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2025 तक। कंस्ट्रक्शन जब मान लो कंप्लीट हो गया होगा, उसका आखिरी जो साल बनेगा, आखिरी साल क्या बनेगा? 31, मान लो ये अगस्त है, मैं मार्च बना दूंगा 2020, तो 31 मार्च 2020 घर बन के तैयार हो गया। जब घर बन के तैयार हो गया और तब तक ये कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग 2025 तक रहा है। कंस्ट्रक्शन होने से पहले, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो गया है? 2020 में, 31 अगस्त में। तो वो खत्म कब होता है बच्चों? हम एंड तक का लेते हैं, और एंड हमारा क्या आ जाएगा? 31 अगस्त। नहीं, वो साल खत्म कब होगा? 31 मार्च। उस ईयर जब भी एंड हो रहा होगा 31 मार्च 2020। पहले जरा लिखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड।
यहां पे थोड़ा सा मैं लिखता हूं, यहां पे ऐड करना है मुझे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली अभी कितना है, जितना होगा उतना यहां पे मैं लिख दूंगा। चलिएगा, यहां जरा मैं लिख देता हूं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो बनेगा हमारे लिए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, लोन हमने कब लिया है? 1 सितंबर 2017 से लेके 31 मार्च 2020। क्योंकि अगले साल तक तो इनके पास घर तैयार हो गया था। ये मुझे बताएंगे इसमें क्या क्या आ रहा है? 17-18 में कितना आएगा बच्चों? 18-19, 19-20, ये दोनों तो 12 महीने हैं, ये भी 12 महीने हैं। ये वाला 17-18 में कितना महीना हो जाएगा? 1 सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 महीने। ये वाला लोन जो मेरे हाथ में था इस साल का, 7 महीने का ही तो निकला होगा। हाँ जी सर। तो सुनना बच्चों जरा, सुनना जरा, सुनना 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 सुनना, यहाँ पे लोन कितने का है? 5 लाख का। देखो देखो जल्दी देखो, यहाँ पे ग्लिच आ सकती है आपको। 5 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया 12 महीने से और मल्टीप्लाई कर दिया 7 महीने से। सर 7 ही महीने का क्यों निकाला? क्योंकि लोन मेरे हाथ में सिर्फ 7 ही महीना था। लोन मैंने कब लिया था? स्टार्टिंग में थोड़ी दे लिया था। कब लिया था? सितंबर के स्टार्टिंग में। तो 7 महीने का ही तो ब्याज भरूंगा ना मैं। तो सर ये कितना, एक सेकेंड, 5 लाख नहीं, 5 लाख का क्या लिख देता हूं मैं भी, 5 लाख का 15% निकालिए, ये 1 साल का ब्याज होगा। 15%, उसको डिवाइड कर दीजिए आप कितने से? 12 महीने से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 महीने का ही अपने को चाहिए। तो कितना आ जाएगा सर? हाँ जी, 5 लाख का 15% होता है 75,000, डिवाइड कर दिया मैंने 12 महीने से और मल्टीप्लाई कर दिया 7 महीने से। 43,750 रुपए। 43,750 ये बना। 43,750 ये बना। इसके अलावा ये पूरे 12-12 महीने के रहे हैं और कोई भी लोन पे नहीं हुआ। एट द एंड तक इसके हाथ में क्या रहा है सर? आउटस्टैंडिंग ही रहा है। तो एक काम करूं, ये तो मुझे पता ही है, 75,000 75,000 देखो। हाँ सर हाँ, तो ये पूरा इस साल का 75,000 रहा होगा, इस साल का 75,000 रहा होगा। ये घर बनने से पहले के हैं, उसके बाद क्या हो गया होगा? घर बन के तैयार हो गया। तो 75 75, 1.5 लाख, 1,50,000 प्लस 43,750, ये आया 1,93,750। 1,93,750। दोस्त एक बात बताना, 1,93,750 पूरा का पूरा जब पहले साल का रिटर्न भरा होगा उसी साल में घटा लोगे? सरकार कहती मैं एक बार नहीं दे सकता, आई एम सॉरी, आप मेरे से 5 साल में ले लो सारा। ऐसा नहीं है कि प्री कंस्ट्रक्शन का मैं दूंगा नहीं, लेकिन अगले 5 सालों में ले लो। तो 5 से ईयर से मैंने डिवाइड करा, तो कितना बनेगा एक एक साल का? 38,750। 38,750। देखो, अगले अगले 5 साल तक 38,750, 38,750 मेरे से क्या कर लो करेंट ईयर का, और 38,750 अगले 5 सालों तक सरकार कहती मेरे से घटा लो। तो यहां पे मैंने जोड़ दिया 38,750, कितना आता है इसे? प्लस 75,000। 75,000 सर कब का? प्रीवियस ईयर का। टोटल कितना आ जाएगा? 1,13,000, 1,13,750। जिन बच्चों को आ रहा है वो कर चुके होंगे, जिन्हें नहीं आ रहा दोस्त इसको आप कोशिश करेंगे। एक बार देखो, मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे फोटो खींच लो, और ये आपका फाइनल आंसर 1,13,750। आप इसे कम से कम, जिन्हें आ रहा है वो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आ रहा 2 बार करेंगे और पूरा समझेंगे बार बार देख के। 1,13,750। ये दोनों घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी सर, 2,52,000 माइनस 75,600 माइनस
1,13,750, 62,650 दोस्तों आ जाएगा। 62,650 फाइनली आपका टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ये आंसर नंबर 3 का ए रहा आपका, राइट सर। एनीवेज, चलिए ये फाइनल हमने फुल प्रेजेंटेशन, मैं चाहता तो बड़े इजीली आपको क्वेश्चन पे ऐसे ऐसे करके दिखा सकता हूं, लेकिन क्या फायदा, मतलब ऐसे करके डिटेल अपन आंसर करें। 3 का ए हो गया, अब 3 का बी करेंगे। वाओ, पीजीबीपी। दोस्त सुनिएगा, वैसे तो ये पीजीबीपी ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि इसके साथ पंगे आप सबसे लास्ट में लिया करो। थोड़े बहुत टाइम भी, कई बार दिमाग खराब होता है तो बहुत टाइम लगा देता है। नहीं तो ये तो वैसे इजी है, ये मैक्सिमम 8 लाइन में लिखूंगा और सिर्फ डेप्रिसिएशन परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सबसे लास्ट में कराऊंगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों को मैं इसको यही बोलता हूँ, छोड़ दो और नहीं तो लास्ट में करो। आप भी अभी के लिए ऑप्शन में रखो, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, क्या पता बहुत इजी इजी है। जितने में इसको करेंगे उतने में अगला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। एक काम करूं, मैं कराऊंगा, आई प्रॉमिस मैं कराऊंगा। आगे चलते हैं, जैसे कि लास्ट में भी हुआ था ना, कल की क्लास में भी मैंने पीजीपी कराया था, आज भी कराऊंगा। हाँ जी सर, अगला क्या है, कैपिटल गेन। ओ हो, आई थिंक ये क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था कि सर वो क्वेश्चन बता दो, लॉस हो गया है डायमंड वाला। 4 का ए कैपिटल गेन, 4 का बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, 5 का ए रिजवान कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, और 5 का बी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। यहां तक तो करना ही पड़ेगा। चलिए 4 क्वेश्चन अभी और करेंगे। ये एक ये काजल वाला, रिजवान वाला, अदर सोर्स वाला और कैपिटल गेन वाला। ये 4 क्वेश्चन 7-7 नंबर के अपने को अभी करना रहेगा और अपन करेंगे। जस्ट एक 5 सेकंड का मैं ब्रेक लेता हूं, इस लाइव में आपको पता नहीं चलेगा, और मैं आता हूं दोबारा, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। मैंने ऑलरेडी 1 घंटा 12 मिनट लगा दिया। इट्स ओके, 2 मिनट, 2 मिनट मैक्सिमम दो, थोड़ा पानी वानी पी लूं। मैंने पूरी बिस्लरी की पानी बॉटल मंगा कर रखी है आपके लिए। हाँ जी बच्चों, जरा चलते हैं। चलिए मैं अगले पेज पे चलूं और क्वेश्चन नंबर 3B हमने पेंडिंग छोड़ा अभी। 4A देखते हैं। 4A में पढ़िएगा कि मिस्टर कुमार हैं, 56 साल के पुराने आदमी हैं, सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 नवंबर 2024। हाँ जी, कैपिटल गेन में ये बहुत मैटर करता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब हुई है, बिफोर की आफ्टर 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 आपको रटा हुआ है ना, खून में है आपके। उसके बिफोर वाले ओल्ड प्रोविजन, उसके बाद वाले न्यू प्रोविजन। देखिएगा फॉर कितने में, 28 लाख में बेचा है। बेचते वक्त इन्होंने कॉस्ट इनकरेज करा है, मतलब क्या है, खर्च करा है, कितने का इनकर्ड करा है, 1% का। घटा देंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। वैल्यू डिटरमाइन फॉर द पर्पस ऑफ स्टाम्प ड्यूटी 2850 की है, ठीक है। द हाउस प्रॉपर्टी वॉज अक्वायर्ड ऑन 20 मार्च 2001, 1 अप्रैल 2001 से पहले की है बच्चों। तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको चाहिए 1/4/2001 की। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 कितने की है, खरीदा था कितने में, 3,25,000 में उस वक्त। अच्छा ये ज्यादा है, देखो बच्चे को लगता है ना कि पहले वैल्यू ज्यादा थी, 3,35 थी, अब 3,25 कैसे हो गई, बाद में कम कैसे हो गई। हो सकती है, ये एकेडमी कल आप पढ़ रहे हैं तो क्या हम मान के चले, हाँ भाई 3,25 से लेना रहेगा। आगे कह रहा है कि उन्होंने ही हैड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू फ्लोर ऑन इट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,50,000 ऑन 1 मई 2015। हाँ सर, एक्स्ट्रा खर्चा भी इन्होंने कराया है, इंप्रूवमेंट की कॉस्ट है। ही परचेज्ड अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/9/2024। सुनिएगा,
हाउस प्रॉपर्टी बेच के, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदी है। कुछ याद आ रहा है क्या? सेक्शन 54। हाँ सर, सेक्शन 54 याद आ रहा है। तो सर जितने का बेचा है उतने तक का क्या मिल जाता था? 54 में एग्जम्पशन मिल जाता था। जितने का कैपिटल गेन निकलेगा ना टैक्सेबल पहले वाले का, उतने का अगर नया वाला खरीदा है या उससे कम का खरीदा है तो कम का, उससे ज्यादा का खरीदा है तो उतना कैपिटल गेन का सेक्शन 54 में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। एग्जम्पशन आपको मेक श्योर पढ़ें, अदरवाइज जाएं कहीं ढूंढे, यूट्यूब पे आपको मिलेगा, मेरे वाले पे ही। आगे कह रहा है 35 लाख का खरीदा है एंड कमीशन उस वक्त नए वाले पे उसने 50,000 खर्च करे। ये तो यहां तक की बात है। अगला कह रहा है कि ऑन 1 मार्च 2025 हिज डायमंड रिंग कॉस्टिंग रुपीज, देखो ज्वेलरी आ गई सर, ज्वेलरी 1 लाख का इसने परचेज करा था 31 अक्टूबर 2024 को, चोरी हो गई 31 मार्च 2025 को, और उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम मिला है उसको 75,000 का। अच्छा सर, आगे क्या कह रहा है? बस इतना ही है, सुनिएगा। दो क्वेश्चन है, एक तो आप लैंड वाला, लैंड नहीं सर बिल्डिंग है इसमें, मतलब वो घर है, घर वाला क्वेश्चन करेंगे। एक इसमें ज्वेलरी का भी केस आ रहा है, तो आप चाहें तो नीचे नोट करके भी लिख सकते हैं, सेपरेट क्वेश्चन बना सकते हैं इसका, और नहीं तो दो कॉलम बना सकते हैं, जो सुइटेबल लगे। प्रेफरेंस है मतलब कि दो कॉलम बना दिया जाए। दो क्वेश्चन करेंगे हम इसी के साथ में। आगे पढ़ लीजिएगा, एनटीआर ओटीआर कुछ भी हो सेम चलेगा। आफ्टर वाला है तो आपको ऑप्शन देखना रहेगा। क्वेश्चन अगर बोलेगा कि मिस्टर कुमार के लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, हाँ जी, क्या इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, याद करो याद करो, चार बातें याद करो, चार बातें। इंडिविजुअल एचएफ होना चाहिए, हाँ जी सर इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, हाँ है। और सेट खरीदा कब होना चाहिए था? बिफोर 1/4, बिफोर 23 जुलाई, उससे पहले खरीदी हुई है, हाँ बिफोर की खरीदी हुई है। ट्रांसफर ऑन और आफ्टर हुई है सर। लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और बिल्डिंग ऑसेट, कैपिटल ऑसेट कौन सी है? लैंड और बिल्डिंग, और बोथ में से क्या है? द आंसर इज यस। तो इसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी लिखा गया है अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लोगे तो टैक्स भरोगे 20%, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लोगे टैक्स भरोगे 12.5%। पक्का सर? और इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि कौन सा वाला ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगा एसएससी के लिए। तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के क्या फायदा यार, एग्जाम्पशन तो मिल ही रही है ना, सीधे आप क्या करोगे, बिना इंडेक्सेशन के निकालो। मिल सकता है, ऑप्शन में है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्यों निकालना है? कहीं क्वेश्चन ने बोला है एक्स्ट्रा, तो दिमाग मत लगाना जब ना बोले तो। वैसे ये लंबा लग रहा है, ये सारा इंडेक्सेशन इन्होंने दे रखा है, रेट इन्फ्लेशन का देख लेंगे। देखो नोट में क्या लिखा है, नो नीड टू गिव डिटेल्ड रीजन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर। इन्होंने मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हें मना ही कर रहे हैं, तो ज्यादा दिमाग ना लगाना। निकाल सकते हैं, हाँ ऑप्शन आपके पास है, आप दोनों निकालो, विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन, कंपैरिजन करो कौन सा वाला बेनिफिशियल है एसएससी के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं 7 नंबर में क्यों अपनी थीसिस लगाना। एग्जाम्पशन तो मिले रहे ना, टैक्स क्या आएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं अभी। घर बेच के घर खरीदा है तो एग्जाम्पशन तो मिल ही जाएगा सर, और बाकी उसका वाला निकल जाएगा कुछ। उसका कितना आ रहा है कैपिटल, जो उसको कंपनसेशन मिला है वही उसकी क्या बन जाएगी फर्दर के लिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो क्या हो जाएगा? 1 लाख कॉस्ट थी, 75 मिल गया, 25 का लॉस हो गया इसको। 25 का लॉस क्या करेंगे? कैपिटल गेन का कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 25,000 का, ये चलो हो गया जी। 25,000 का लॉस एसटीसीजी आ रहा है, और इसे हम क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और पहला वाला नील ही आना चाहिए। चलिए कर लेते हैं, दिख रहा था मुश्किल है लेकिन है नहीं। आंसर नंबर 4 का ए। हाँ जी दोस्तों, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, वैसे मैं जितना आपको समझा रहा हूं ना उतने पे आपसे खुद ही हो जाना चाहिए, तो आप मेरे से पहले करके दिखाना। हाँ जी, कैपिटल गेन में हमेशा बोला है कि डिटेल में सब कुछ लिख दिया करो, क्या क्या चाहिए क्वेश्चन को। असेसी कौन, ट्रांसफर ईयर कौन सा, असेसमेंट ईयर कौन सा, हाँ जी कैपिटल असेट कौन सा है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कब के लिए जाएगी, शॉर्ट टर्म बना कि लॉन्ग टर्म बना। इतना कुछ लिख लो कि क्वेश्चन का गलत होने का चांस ही खत्म हो जाए, और आपको भी यही फॉलो करना है। आई नो आजकल जमाना शॉर्टकट का हो गया है,
मोस्ट ऑफ द लोगों को मैं जानता हूं, सब शॉर्टकट पे भागे पड़े हैं। भाई मत करो शॉर्टकट, जिंदगी खराब हो जाती है। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, यहाँ शॉर्टकट्स नहीं चलते, लॉजिक चलते हैं, लॉजिक। आइए सर, पर्टिकुलर्स 2014-15 से यार टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाल तो हमारे ही पक गए हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट भर लो। असेसी का नाम क्या है सर? मिस्टर कुमार करके हैं, असेसी मिस्टर कुमार हैं। ट्रांसफर ईयर एक साल पहले का है 2024-25। असेसमेंट ईयर बनेगी नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर 2025-26। कैपिटल असेट सर बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के केस में 24 महीने देखना होता है, चाहे वो पहले का नियम हो या आफ्टर। हम तो आफ्टर लगा रहे हैं, ट्रांसफर हुई है तो 24 महीने में। हाँ जी, कब खरीदी गई, कब बेची गई। अक्वायर इन्होंने किया था 1/4/2001 को। नहीं नहीं, 1/4/2001 तो फेयर मार्केट वैल्यू। द हाउस प्रॉपर्टी वाज अक्वायर्ड 20 मार्च 2001। तो 20 मार्च 2001 से लेके एक दिन पहले ट्रांसफर की डेट, और ट्रांसफर की डेट क्या है? 1 नवंबर। चलो 1 नवंबर लिख सकते हैं, इंटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 नवंबर 2024। हाँ जी, 24 महीने से ज्यादा कि कम सर? बहुत ज्यादा, तो सीधे मैं लिख दूं लॉन्ग टर्म। हाँ जी, कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म भी है, तो सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है कि आप इंडेक्सेशन ले सकते हो। लेकिन हमें नहीं लेना भाई, हमें नहीं बोला गया कि आप पूरा निकाल के दिखाओ। चलिए क्या लिखते हैं सबसे पहले हम? सेल्स कंसिडरेशन। जल्दी से सोच के बताओ क्या करूं मैं? दो क्वेश्चन बना दूं कि एक ही क्वेश्चन में दो कॉलम बना दूं? प्रेफरेबल है सर वो कॉलम बना दो ना, दो कॉलम बना दो, टेंशन ही खत्म। यहां लिख दो कि ये हम बना रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए, और ये डायमंड रिंग के लिए। चलिए सर, सेल्स कंसिडरेशन कितने में बेचा, पहले बिल्डिंग वाला कर लेते फिर उधर चले जाएंगे। 28 लाख का। वो याद है 10% वाला कहानी की, भूल गए? बिफोर वाला रहता है तो 50C। वैसे ये कम है तो चलो, वो रूल 50C नहीं भी याद है तब भी चल जाएगा। सीधी सीधी बात है, 28 लाख की बेची, 28 लाख की बेची है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर हमेशा आप लेस किया करो। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कितने का खर्चा आया सर? ही पेड ब्रोकरेज 1% ऑफ सेल। हाँ जी, मुझे जरा बताना 28 लाख का 1% कितना होगा बच्चों? एट द रेट 1%, विच इज 28,000। जैसे ही मैंने 28 लाख में से 28,000 माइनस करा, जो बचेगा उसको नाम क्या दूंगा सर? नेट सेल्स कंसिडरेशन। अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे मैंने लिख दिया, लेकिन चल जाएगा। नेट सेल्स कंसिडरेशन 28 लाख माइनस 28,000, 2,27,72,000। 27,72,000 नेट सेल्स कंसिडरेशन। इसमें अपन क्या करेंगे बच्चा लोग? सर लेस करो अक्वायर करने की कॉस्ट और इंप्रूव कराने की कॉस्ट। तो लिखिएगा, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ अक्विजिशन, जिसे आप परचेज करने की कॉस्ट बोलते हैं। सर आपने इंडेक्सेशन नहीं लिखा, मैं बार बार कह रहा हूं इंडेक्सेशन से मैं नहीं दिखा रहा। क्यों? नील तो वैसे ही आ जाएगा, क्यों मुझे निकालना है? विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, विच वन इज बेनिफिशियल फॉर मिस्टर कुमार?
क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं, बोलता तो करता। हाँ जी, कितने का खरीदा था इन्होंने, बिफोर का रेट गिवन है, हम 1/4/2001 की वैल्यू लेंगे 3,25,000 की, 3 लाख है। अगर पहले का प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले का खरीदा रहता है, 1/4/2001 से पहले का खरीदा रहता है, तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए होती है 1/4/2001 की, बिफोर पहले वाला, और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 विच एवर इज हायर 50C, और हायर 1/25 और सॉरी 3/25 और 3/35, हायर तो 3/35 बन रही है भाई। 27,72,000 बच्चों, विच एवर इज हायर 50C लगा दे तो आप 3/35 ही लिखो, 3/35 ही लिखो, 3/35 लिखिएगा, 3,35,000, 3,35,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके अलावा मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितने का बनवाया है, हाँ जी, इंप्रूव कितना करा इस बिल्डिंग पे, फर्स्ट फ्लोर इसने बनाया है कितने का, 2,50,000 का, 2,50,000 का इसने कंस्ट्रक्शन करवाया है। ये सब हटा के आप जो निकालोगे उसको बोलेंगे ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सुनना बच्चा लोग, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आप लेस कर दोगे, डिडक्शन नहीं, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, घर बेच के घर खरीदा है तो जो एग्जम्पशन लगेगी अंडर सेक्शन, वो 54 की लगेगी, अंडर सेक्शन 54, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। हाँ जी सर, कितने की, सुनिएगा, पहले मुझे ग्रॉस बता दो कितना, 27,72,000, 27,72,000 माइनस 3,35,000 माइनस 2,50,000, 21,87,000, 21,87,000। सुनिएगा दोस्तों, 21,87,000, सुनो, इससे कम का खरीदता नया वाला बिल्डिंग तो जितने का खरीदा है उतने का एग्जम्पशन मिल जाएगा, इससे ज्यादा का खरीदा होगा अगर, तो 21,87 पूरे का मिल जाएगा। और मुझे अच्छे से याद है कि जो नया वाला घर खरीदा है इसने, वो 35 लाख का खरीदा है बच्चों, ही परचेज न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कितने का, 35 लाख का खरीदा है, तो बहुत ज्यादा खरीद रहा है, क्या मैं बोलूं फुल 100% एग्जाम तो हो जाएगा। सर 21,87,000 आप पूरा घटा लो, और जो आपका आएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो नील हो जाएगा, टैक्सेबल एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील हो जाएगा, राइट। तो ये तो रहा सर किसका वाला, हाउस प्रॉपर्टी का, याद है इसने रिंग की भी कहानी थी, कितने का उसने खरीदा था, डायमंड रिंग कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, 1 लाख का उसने परचेज कॉस्ट था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जाके लिखो 1 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जाके लिखो 1 लाख, बेचते वक्त कोई खर्चा नहीं आया है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कुछ नहीं आएगा, सर चोरी हो गया ना, अब चोर को पैसे थोड़े दिए थे कि ले 10 रुपए चोरी कर ले मेरे से। सेल्स कंसिडरेशन बच्चों क्या हो जाता है, जो भी सेल्स कंसिडरेशन इसके लिए क्या बनेगा, जो भी कंपनसेशन मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी ने इसको कंपनसेशन कितने का दिया, इंश्योरेंस क्लेम 75,000 का मिला है, मान लिया जाएगा कि तूने 75,000 में बेचा है, तो 75,000 इसकी बन गई सेल्स कंसिडरेशन। हाँ जी, यहां पे भी क्या बन जाता, 75,000, 75 में से 1 लाख घटा दिया, क्या मैं बोलूं 25,000 का क्या बन जाएगा बच्चा लोग, 25,000 का क्या बन जाएगा, 75,000 माइनस 1 लाख, 25,000 का नेगेटिव बन जाएगा,
ग्रॉस, और इस पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती तो यहाँ पे डैश, और ये क्या आ जाएगा 25,000। लेकिन मेक श्योर करना कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल के, राइट। तो ये हमारा इजीएस्ट क्वेश्चन था, बस लग रहा था कि इसमें दम है, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो एक बार ये पूरा देख लो, आपका अपने आंसर में ये लिखा होगा, कोई डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। और ये हमने 4 का ए कर लिया, 4 का बी। चलिए, आई थिंक आई एम रनिंग आउट ऑफ बैटरी, और बैटरी कितनी है, बहुत कम है। 1 घंटा 30 मिनट हो रखा है, जनरली मैं ज्यादा का नहीं करता। 2 सेशन कर लें क्या इसके? एक काम करें मत, चलो, लेकिन असली क्वेश्चन तो अब शुरू हो रहे हैं। देखो बैटरी इसमें हो या अंधेरा सा दिख रहा है, और आप क्या चाहते, मैं इसको स्ट्रीम करूं आज की ना करूं, दोनों को मर्ज करके करूंगा। अभी के लिए मैं इतना करा देता हूं, लेकिन फिर वो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो, इट्स ऑलमोस्ट 8। गिव मी फ्यू मिनट्स। हाँ जी, अगले पे चलते, ये हमारा 4 का ए था, अब लिखिएगा 4 का बी। आंसर नंबर 4 का बी। चलिए, ये क्वेश्चन है अदर सोर्स का। मिस्टर मनोज हैं 45 साल के, सबमिट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, इनकम लेटर प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, डायरेक्टर सिटिंग फीस 84,000, टैक्सेबल। रिसीव्ड गोल्ड कॉइन फ्रॉम अ फैमिली फ्रेंड। हो, देखो फैमिली लिख रहा है ताकि बच्चा कंफ्यूज है, भाई फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। आप नोटिस कर रहे हो ना, रामदास, रिलेटिव, मैरिज, डेथ और स्पेसिफाइड केसेस से मिलने वाले गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होते, चाहे कितने का भी हो, कैसा भी हो। लेकिन यहां मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज नहीं है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कितने का? 1,25,000 का। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन अ कंपनी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, नेट ऑफ टीडीएस। सुनना जरा, टैक्सेबल तो होगा, लेकिन इसमें बच्चों 10% की टीडीएस कटती है, तो जो ये है ये नेट है, हमें ग्रॉस चाहिए होता है, हमें ग्रॉस निकालना होता है पहले। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, अगर 14,400 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100, जो भी आएगा वो कर देंगे, उतना टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस 3,000 है, सिंगल अकाउंट। सुनना, आपने पढ़ा होगा बच्चों अदर सोर्स में, 3500 रुपए तक का टीटीए की बात नहीं हो रही, इंटरेस्ट उसकी बात नहीं हो रही सर, उसके अलावा डिडक्शन तो मिलता ही मिलता है। उसके अलावा ये क्या कह रहा है कि 3500 रुपए पर अकाउंट होल्डर को हम क्या कर देते हैं, एग्जाम कर देते हैं, अदर सोर्स में एग्जामेशन मिल जाती है 3500 रुपए की, ज्वाइंट होता है तो 7,000 भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल वाला ये तो 3,000 है, ये पूरा बोलो क्या हो जाएगा, नेल हो जाएगा, फुली एग्जाम हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू रिलेटिव, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, देखो रिलेटिव के इन्होंने पैसे दिए थे उधार, उस पर ब्याज मिल रहा है, हाँ भाई कोई नहीं, टैक्सेबल होगा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ लीज होल्ड हाउस प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव्ड अदर सोर्स की इनकम बनेगी, टैक्सेबल होगा। अगला क्या कह रहे हैं कि लीज रेंट पेड टू सबलेटिंग हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, ओ हो, पॉइंट नंबर 4, ये कह रहे हैं कि किसी और से प्रॉपर्टी ली और कमाया 1,80,000, लेकिन जो मेन मालिक था उसको 1,20,000 दिया भी, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,20,1 60,000 रुपए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। आप समझ गए ना, मेन मालिक कोई और था, उससे मैंने प्रॉपर्टी ले ली और फर्दर लीज आउट कर दी, मैं उसको दे रहा हूं 1,20,000 और खुद कमा रहा हूं 1,80,000, तो प्रॉफिट कितने का जो अदर सोर्स में जाएगा, 60,000 रुपए जाएगा। एक काम करें, थोड़ा और आगे पढ़ लो क्या कह रहे हैं। मनोज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। क्या हो गया,
डिफॉल्ट से आउट हो गया, डिफॉल्ट से आउट हो गया तो मतलब ओटीआर से अपने को क्वेश्चन करना रहेगा। और क्या निकालना है? इंडिकेट क्लियरली द रीजन ऑफ ट्रीटमेंट आइटम, और हमें क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कुछ और तो नहीं है, आसान है। आप देख पा रहे हो बच्चा लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं लेकिन सबसे बन रहे हैं। इनकम टैक्स, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं छोड़ सकता हूँ जीएसटी के भरोसे? इनकम टैक्स इज द बाप थिंग, आपको करना ही पड़ेगा सर। बिना इनकम टैक्स के सारा टाइम हमने यहीं पे लगाया है। आई लिखेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल की ग्रॉस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, नाम क्या है? ऑफ मिस्टर मनोज, ऑफ मिस्टर मनोज फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। कितना आसान है ये। हाँ बोलो हाँ। चलिए मैं लिख देता हूं। अच्छा बच्चों, लैंग्वेज में ना लिखूं प्लीज, थोड़ा ना बहुत ज्यादा ये सब बोरिंग बातें हैं, मैं सीधे लिख देता हूं किसका क्या रहेगा। हाँ जी, पॉइंट नंबर 1 आप लिखेंगे डायरेक्टर सिटिंग फीस टैक्सेबल पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ जी, कितने का? 84,000। आपने क्या लिखा? डायरेक्टर्स सिटिंग फीस। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। हाँ जी, डायरेक्टर सिटिंग फीस रिसीव्ड गोल्ड कॉइन्स। मजा नहीं आता यार। डायरेक्टर्स सिटिंग फीस गोल्ड कॉइन्स 1,25,000। अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये नेट है, मुझे चाहिए ग्रॉस। ग्रॉस के लिए मैं क्या करूंगा? 14,400, 10% का टीडीएस कट चुका है उसी वक्त, तो डिवाइड कर दूंगा 90 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ये कितना आ जाएगा? 16,000। और क्या, एक बार चेक करना बच्चों कैलकुलेटर पे। 16,000 ही आएगा। अगला कह रहे हैं सर कि इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ये क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्जम्प्ट अप टू 3,500, ये तो 3,000 ही है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन गिवन टू रिलेटिव, इंटरेस्ट फ्रॉम रिलेटिव। बच्चों आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना? रामदास, रिलेटिव, मैरिज, डेथ और स्पेसिफाइड केसेस में वो गिफ्ट था। 56(2)(9 की बात कर रहे हैं, वो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट था। गिफ्ट अगर मिलता है तो वो एग्जाम हो जाता है, मतलब हम नहीं दिखाते। ये गिफ्ट थोड़ी है, गिफ्ट नहीं है, हमने उधार दिया था, उस पे उन्होंने मुझे ब्याज दिया है। और ब्याज कितना है? 6,200। तो टैक्सेबल होगा बच्चों, कहीं आप लोग घूम जाओ। 6,200 टैक्सेबल होगा। आइए सर, 5 बातें हो गई, छठवीं बात जरा लिखिएगा। छठवीं बात ये क्या कह रहे हैं कि रेंट रिसीव सबलेटिंग, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी, जो मेन मालिक है उसे ये कितना पे करता है? उसे पे करता है 1,20,000।
और जिसको लेट आउट करा है किराएदार से उससे कमाता है 1,40,000। तो 1 लाख नहीं, 1,40,000 नहीं, 1,80,000 कमाता है, 1,20,000 पे करता है। तो प्रॉफिट कितने का कमाता है? जो प्रॉफिट आएगा वही अदर सोर्स की इनकम बनेगी, 60,000। हाँ जी, और कुछ है? और क्या है हमारे पास? Mr. Manoj purchased a piece of land from his friend on 1st August 2024 for a consideration of 3,90,000. Stamp duty value of such land is 7 हो। सस्ता जमीन खरीदा है बच्चों। जमीन के केस में इंडिविजुअल देखते थे, अग्रीगेट नहीं देखते थे। अग्रीगेट हम पैसों के टर्म्स में देखते थे, जो गिफ्ट मिलता था उसको सबको जोड़ के करते थे। हाँ जी, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से भी सस्ते में आपको क्या मिल गया है? प्रॉपर्टी मिल गई है। तो सस्ता कितना सर? 50,000 तक। अगर 50,000 तक है तो हम माफ कर देते हैं, 50,000 से ज्यादा है फुल बेनिफिट विल बी टैक्सेबल। तो यहां सुनना जरा, 750 सरकारी रेट है, 7,50,000 सरकारी रेट है, और आपने कितने में खरीद लिया? 390 में। माइनस कर दो 3,90,000। क्या बेनिफिट अमाउंट 50,000 से पर प्रॉपर्टी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है सर। फुल बेनिफिट विल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल कितना हो जाएगा बच्चों? 3,60,000। 3,60,000। हाँ जी, लैंड अक्वायर्ड बिलो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना टैक्सेबल? मजा कितने का आया? बेनिफिट, फुल बेनिफिट विल बी टैक्सेबल विच इज 3,60,000। हाँ जी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अरे हाँ बोलो हाँ, क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं? मैं थोड़ी देर में सबका आंसर चेक करूंगा। किसने क्या बोला है? 3,60,000 प्लस 60,000 प्लस 6,200 प्लस 16,000 प्लस 1,25,000 प्लस 84,000। 6,51,200 बच्चों बनेगी आपकी। 6,51,200 आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी। 6,51,200 विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कितना आसान है ये! हाउ सिंपल इट इज, एग्जैक्टली इट इज। इट्स सिंपल सर, राइट? चलिए, 4 का ए हो गया, 4 का बी हो गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़ा आप करें, मतलब हमें अच्छा क्या, हमें तो करना ही है। एक बात बोलूं यार, जब एग्जाम में आया होगा बच्चा लोग तो क्या मजे करते होंगे ना, एकदम चिल। आज तो फोड़ डाला रे इनकम टैक्स। सर मजे ही हैं। आपके एग्जाम में भी सर इससे क्या ही कॉम्प्लिकेट करेंगे? 7 नंबर में बच्चों की जान लोगे? बच्चे की जान आप तब ले सकते हो जब क्वेश्चन 14 मार्क्स का आएगा, राइट? तो इजी है भाई, इजी पीजी। एक केशव हमारा बच्चा है, वो भी होता 4 बार बोलता है इजी पीजी। तो है सर, इजी पीजी है। मैं बार बार चाह रहा हूं ना कि ये काजल वाला क्वेश्चन कराऊं। बच्चा लोग ना यहीं पे थोड़ा गड़बड़ी करते हैं, और एक नालायक है, उसका नाम है शुभम। आज तो मैं उसको इतना मारूंगा। 6 में वही थ्योरी आ गई, 7 8। आसान है भाई, आसान है, लेकिन करना तो है। आइए, बच्चा लोग ना बहुत खुश हो गए होंगे, क्या एग्जाम आया है। आप पार कराइए सर, आप 80 पार कराइए, मुझे खुशी होगी, मोगैम्बो खुश होगा। हुआ नहीं होगा। आप ले आइए सर, आप लेके आइए, आपको मैं मूवी दिखाता हूँ अच्छी जगह ले जाके। लिखिएगा आंसर नंबर अपन लिखते 5 का है। आंसर नंबर 5 का है। किस चीज का आ रहा है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आप क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा फंडा है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। पहले उनके इनकम लिख लिया करो आंख बंद करके। उसके बाद क्वेश्चन को देखा करो कि लॉस है क्या, अगर है तो किससे सेटअप होगा, और सेटअप नहीं हो पा रहा है तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन देखना कहीं न्यू टैक्स रेजिम तो नहीं है। रिजवान है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 56 साल के पुराने आदमी हैं,
और 2024-25 की कुछ कमाई है, कुछ लॉस है, कुछ इनकम है, कुछ लॉस है। सैलरी से तो भाई इनकम इनकम, लॉस तो नहीं हो सकती। एक बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस, जब ये कुछ नहीं बोला गया फुटवियर, क्या बोलेंगे बच्चों? या तो सट्टेबाज का होगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस हो जाएगी, स्पेसिफाइड हो जाएगी, या फिर नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बिजनेस है। स्पेकुलेटिव सट्टेबाज वाला भी है, उससे क्या हुआ है? इनकम हुआ है, इससे लॉस हुआ है। इनकम फ्रॉम OMRH, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, याद है हमने बोला था हुसैन साहब के घोड़े और मजनू भाई के घोड़े। घोड़े ही ना होते तो वो सर वो नहीं होता, वो रनिंग वाला काम। ये बहुत अच्छे नहीं है, इनको 4 साल का मिलता था। OMRH, चलिए जी, 1 लाख का हाँ इनकम हुआ है। WRC, WRC, WRC याद है बच्चों? WRC हमारा कोड, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, 25,000, चलो जी, इनको इनकम हुई है। लॉस फ्रॉम बैटिंग, कुछ कर पाएगा ये? कुछ नहीं कर पाएगा भाई, इसको सर वो घटाने को मिलेगा नहीं, ये सड़ा हुआ इंसान है भाई। ऐसे ऐसी कमाई कमाएगा और बोलोगे कि हमें क्या कर दो, कहीं से सेट ऑफ कर दो, सरकार ने इन्हें प्रोहिबिटेड, दूर से नहीं। हाउस प्रॉपर्टी, 1,15,000 की इनकम है, ठीक है, सब कुछ तो है इसमें। ही हैज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,30,000 रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर 18-19 ऑन विच बिलेटेड इनकम टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। बिलेटेड रिटर्न भी आपने फाइल करी हो, हमें कितना सुनना बच्चों, 8 ईयर तक ये क्या हो सकता है? कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 18-19 का, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25। अभी तो छठवां साल ही चल रहा है, 8 साल तक मिलते हैं। लेकिन सुनो सब लोग, इधर देखो, सब लोग देखो, सब लोग देखो, ओटीआर अगर होता, ओटीआर अगर होता तो हम इसे क्या कर देते बच्चों? इसको सेट ऑफ कर देते हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, जो ब्रॉड फॉरवर्ड है, होता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर दोस्त ये एनटीआर है तो काट दो। जरा पढ़ के देखें, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर रिजवान फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। न्यू टैक्स रेजिम से करना है बच्चा लोग, सुनो सुनो सुनो, न्यू टैक्स रेजिम में ब्रॉड फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, तो इसने किया क्यों है? एनटीआर में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड आप कर ही नहीं सकते। कसम खाओ मेरे साथ, आप मेरे साथ बोलो कि न्यू टैक्स रेजिम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। दूसरा सड़क तो होता नहीं था, कर ही नहीं सकते, तो ये हुआ क्यों है? क्या पता पुराने साल में, पिछले साल में ये ओटीआर ऑप्ट करके रखा होगा, नए साल में इसने बोला कि अपने को एनटीआर चाहिए। ऑप्ट करने की चॉइस होती है, आप कर सकते हैं हर साल, हाँ सर कर सकते हैं। तो पहले ये ओटीआर में होगा, अब ये एनटीआर में आ गया है और ये पुराना है, कुछ नहीं हो पाएगा, सॉरी, भूल जाओ, कुछ नहीं कर सकते सर। वो उसको क्या करेंगे? क्या हम सेट ऑफ नहीं कर दे सर, हाउस प्रॉपर्टी की करंट ईयर की इनकम है? नहीं कर सकते भाई, वो नहीं होगा। सर फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर दें, कुछ नहीं होगा, डिलीट कर दो, नोट लिख देना, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, लिस्ट आउट द लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड द फर्दर असेसमेंट ईयर, वगैरह वगैरह वगैरह, और मुझे लिखना है। चलो जी, आइए, तो इजी है, जितने भी इनकम है पहले आप दोस्तों मेरे साथ लिख दो, लिखिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रिजवान, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रिजवान फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। लैपटॉप चार्ज नहीं था, करेंटली ये चार्ज में लगा रखा है, इसी से सब कुछ चल रहा है। आपको पता है मेरे सेटअप में सिर्फ एक लैपटॉप है भाई साहब, सब कुछ संभाल लेता है सर। किडनी बेच के मैंने खरीदी थी बच्चा लोग, लेकिन ना सब कुछ सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ये अकेला इससे बहुत लोड आ रहा है करेंटली, लेकिन अपन कर रहे हैं, कर लेंगे सर। सुनिएगा, जो भी इनकम है सारा पहले इनकम लिख लो। हाँ जी,
इनकम फ्रॉम सैलरी। एक बात बताओ, सैलरी से सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ही क्या होता था, करंट ईयर का लॉस होता तो सेट ऑफ हो जाता। लेकिन करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी से लॉस नहीं प्रॉफिट हुआ है, तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं, तो सीधे मैं आउटर में लिख दूं। हाँ सर, 6 लाख सीधे बाहर लिख दो, इससे और कोई सेट ऑफ नहीं हो सकता, सैलरी से और कोई सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो सैलरी को मैंने सीधे बाहर रख दिया। एक अंदर में रख सकता था हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का करंट ईयर का लॉस नहीं, वो पुराना बासी था, और बासी अब सर कैरी फॉरवर्ड एनटीआर में नहीं मिलता। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगला लिखूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ है सर, है। कितने का एचपी का इनकम है करंट ईयर का? 1,15,000 को इनर में लिखो, ये बाकियों से सेट ऑफ हो सकता है, बाकियों को सेट ऑफ कर सकता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी सर, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, जैसे पीजीबीपी लिखना चाहिए था, इनकम फ्रॉम क्या, लेकिन कोई बात नहीं। और एक और है, पीजीबीपी में 2-3 टाइप के बिजनेस हैं, और एक कैपिटल अदर सोर्स का है, कैपिटल गेन का तो नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन लोगों को पहले लिखो, इनकम लिखो जरा। पीजीबीपी में कितने लोग हैं दोस्त, अदर सोर्स में कितने लोग हैं, हाउस प्रॉपर्टी का तो एक ही है, चलो मैंने लिख दिया। बिजनेस कितने टाइप के लॉस और प्रॉफिट हैं? नॉर्मल बिजनेस है फुटवेयर का, जिससे लॉस आया है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव, सट्टेबाज का भी बिजनेस है। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, अदर सोर्सेस। WRC अदर सोर्सेस, लॉसेस फ्रॉम बैटिंग अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंसीडर हो चुका, तो है ही कितने बिजनेस वाले, कितने हैं दोस्तों? दो बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस है, और नहीं नहीं, स्पेकुलेटिव बिजनेस से प्रॉफिट है, और नॉर्मल बिजनेस से लॉस है। सुनना जरा, स्पेकुलेटिव बिजनेस से, सट्टेबाज से 1,20,000 की प्रॉफिट है, मैंने 1,20,000 रख दिया। सुनना, क्या नॉर्मल इनकम सट्टेबाज से सेट ऑफ हो सकता है? द आंसर इज यस, अगर वो कर दे, उसके पास है तो उसे सेट ऑफ कर लो। याद आया, बिजनेस के 3 टुकड़े कराए थे, अदर सोर्स के 3 टुकड़े कराए थे, कैपिटल गेन के 2 टुकड़े कराए थे, सब कुछ आपको 70-71 बड़े अच्छे समझाया मैंने। सुनिएगा, 1,20,000 चलो लिख लिया इनकम। लॉस कितने का है? नॉर्मल बिजनेस से 180 घटा दो। हाँ जी, सेट ऑफ कर दो यहां पे, लॉस ऑफ फुटवेयर बिजनेस, या कौन सा बिजनेस लिखा है, फुटवेयर ही, फुटवेयर बिजनेस कितने का है? 1,80,000 का। सुनना दोस्तों, 1,20 में से 1,80 घटा दिया, अभी भी लॉस कितने का है? 60,000 का। क्या कोई हमारे पास बिजनेस इनकम और है? नहीं। और बिजनेस इनकम किससे किससे सेटअप हो सकता है, एक्सेप्ट सैलरी? तो सैलरी से तो नहीं घटा सकते, तो हाउस प्रॉपर्टी से घटा सकते हैं। हाँ जी, ले जाओ इसको, ले जाओ यहां पे। यहां मैं क्या कर दूंगा, इसको लेस कर दूंगा, एडजस्टेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना एडजस्ट कर दिया मैंने, सारा का सारा वो एडजस्ट कर सकता है, कर सकता है 60,000। हाँ जी, बिजनेस कितना हो गया, नील हो गया। 60,000 में यहां से घटा दूंगा, 60,000 यहां से घटा दूंगा हाउस प्रॉपर्टी से, तो 1,15 में से 60 घटाया, कितना आएगा सर? 1,15 माइनस 60,000, 55,000 में क्या बोलूं कि अभी भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? हाँ जी, 55,000 को बाहर ले जाओ। और कौन से रह रहे हैं जरा? हाँ जी, ये लॉस हो गया, सैलरी हो गई, स्पेकुलेटिव हो गया, ओ एम आर एच 1,00,000। ओ एम आर एच में जाके मैं लिखूं 1,00,000 अदर सोर्सेज में। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस
OMRH। हाँ जी, कितना है बच्चों? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख को मैं रख देता हूं, ये इनकम है अदर सोर्स की। इसके अलावा और कौन सी इनकम है? हम्म। हाँ जी, WRC, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम से कितना है? 25,000। सर एक काम हो जाएगा क्या? सर आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि ये बैटिंग का लॉस 20,000 का एडजस्ट हो जाएगा? आपको याद है ना, लॉस आने ही नहीं देंगे। साउथ की मूवी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास में, तुझे मार दूंगा, तुझे पैदा ही नहीं होने दूंगा, ये वही वाला लॉस है, तुझे आने ही नहीं, एडजस्ट ही नहीं होने दूंगा। तो सर उसका कुछ करें क्या? उसे कैरी फॉरवर्ड कर दें? कुछ भी नहीं भाई साहब। आप क्या करोगे? इसको सीधा 1,25,000 आपकी कौन सी इनकम बन गई। प्रॉफिट आएगा तो टैक्स लेंगे, लॉस आएगा तो एक्सपेंसेस इसके कोई भी, और ये सेटअप होने का मौका मिलेगा। द आंसर इज नो। तो सब हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस, WRC वगैरह वगैरह, और इसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं रखा, बस हमें ये बताना था। तो सर बस यही सिंपल ही था, यही बनेगा। जरा मुझे बताओ कितना। हाँ जी, 6 लाख प्लस 55,000 प्लस 1,25,000, 7,80,000 की ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी। ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी 7,80,000 की। चलिए, हाँ जी, ये हमारा रहा 5A। 5A दोस्तों, अब हमारा रहा है 5B। एक बात बोलूं मैं, यहां से ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनेगा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ऑलरेडी ना आज का एक मेरा शेड्यूल था, तो अभी तो मैं आउट ऑफ टाइम हूं। एक काम करते हैं, इसके आगे के इसके क्वेश्चंस कल फिर 9 PM अपन आएंगे। कल फिर आप 9 PM आएंगे अपन, और फिर से यहां से कंटिन्यू करेंगे। आप भी थक गए होंगे, ऑलमोस्ट हमने 2 घंटे लगा दिए। अब आगे से मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब टू द पॉइंट करा दूंगा। आप मुझे बताइएगा कि मैं सिर्फ ऐसे ऐसे करा दूं, या फिर जो मैं समझा रहा हूं बार बार बता रहा हूं कहां से है क्या है वो भी बताऊं। राइट, मुझे अच्छा नहीं लगता, बताना पड़ता ही है दोस्त, कोई बात। सुनिएगा, फर्दर इसके बाद वाला हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक हमने क्या कर लिया? 5 का A कर लिया, 5 का B इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से हर बच्चा क्या करेगा? ये क्वेश्चन आप देख लो, वैसे तो ये डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहां तक आधा है, और आधा क्वेश्चन यहां पे है। आप में से हर बच्चा मुझे करके इस क्वेश्चन को, यहां तक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के जाएगा। जब भी वो कर लेगा, इससे कमेंट बॉक्स में लिख लेगा कि क्वेश्चन नंबर जो 5B है, उसका सर मेरा फाइनल आंसर ये आ रहा है। ओल्ड टैक्स रेजिम से लिखेंगे और न्यू टैक्स रेजिम से, और आप बताएंगे कौन सा वाला उसे ऑप्ट करना रहेगा। राइट, यहां से हम अगली क्लास में कल से कल 9 बजे हम कंटिन्यू करेंगे। राइट दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। काफी टाइम लगा दिया मैंने, आप भी थक गए होंगे। मिलते हैं अगली मुलाकात, कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना। प्रैक्टिस करते रहें बस सर, अपना एक ही काम है, अपने को पढ़ते रहने का है। और नालायको, इधर रेकमेंड वेकमेंड करो, उधर इनकम टैक्स आके अपने से पढ़ने का, बाकी पेपर भी हैं बहुत सारे। कोई बात नहीं, मजे ले रहा हूँ, बच्चे अपने को मिल जाते हैं अच्छे खासे, भगवान भरोसे सब ठीक चल रहा है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं। टेक केयर। खाना पीना खाओ जाके, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया।